अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और इस वक्त बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हैं तो माएँ उनको उठाने में अगर मसरूफ़ हैं तो वो छोड़ दें, क्योंकि बच्चों को सोने दें। ये सोने का ही जो है वो वक्त है, क्योंकि अगर ये 2-3 महीने वो अपनी नींद पूरी कर लेंगे तो वो भी एक हेल्दी फील करेंगे और डेफिनेटली यही वक्त है उनके पास। वरना तो स्कूल जब जाना वो शुरू करते हैं तो फिर तो सुबह सुबह 7 बजे 6 बजे, और ऐसा वक्त भी होता था कि मुझे खुद वैन के लिए सुबह 4-4 5-5 बजे जो है वो अम्मा जी उठाती थी और फिर उसके बाद वैन वाले 5:30 बजे तक पहुंचते और फिर पूरे शहर का चक्कर लगा के हम स्कूल पहुंचा करते थे। आज मौसम भी इतना अच्छा है कि मेरे ख्याल से नींद पूरी हो ही जानी चाहिए। बारिश हुई है सुबह सवेरे, काफी बहुत अच्छी बारिश हुई है और इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार है। अभी अब ये पता नहीं है कि अगले 2 घंटे बाद जब हम स्टूडियो से निकलेंगे तो कैसा मौसम होगा, लेकिन ख़वातीन और हज़रात बहुत ही अच्छी खबर ये है कि कल जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे उस प्रोग्राम के दौरान ही एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट आना शुरू होगी। सुबह 9 बजते साथ ही जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने बिजनेस का आगाज़ किया कल के दिन का, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहला रोज़ था जब से हमारी IMF के साथ डील हुई। तो उसके बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी कौम को और ख़ास तौर पर कारोबारी बरादरी को मुबारकबाद दी है, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा कि रिकॉर्ड बढ़तरी देखी गई है। और जिस तरीके से आपको बताएं कि तकरीबन 43,800 पॉइंट्स पर जाके जो है वो मार्केट ख़त्म हुई थी। 43,899 पर बंद हुई थी और इसके अलावा 2,446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तकरीबन 2,000 पॉइंट्स की बढ़तरी पर गया था, जो कि बहुत एक लंबे अरसे के बाद हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुआशी तरक्की और महंगाई को जो काबू किया था, और जो 2017 में, जहां पर 2018 में हुकूमत जब ख़त्म हुई तो उस वक्त तक जो मुआशी तरक्की का सफ़र रोका गया था वहीं से आगे लेकर बढ़े हैं। गो कि मुश्किलात थी, लेकिन मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया गया और IMF के साथ ये स्टैंड बाय मुआहिदा जो है 9 माह के लिए जो ये किया गया, उसकी वजह से $3 अरब जो यहाँ पर आया, उसकी पहली किस्त यहाँ पर पहुँची है। तो उसका हमें वाज़ेह तौर पर ये देखने में आया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तमाम जगहों पर कारोबारी बरादरी के अंदर एक एतमाद पैदा हुआ और उस एतमाद की वजह से इकॉनमी को बूस्टअप मिला। आज भी उम्मीद है कि दोबारा से कारोबारी जो है वो रोज़ का आगाज़ हो चुका है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग में ये भी बात की कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात और इसके अलावा चीन, ये वो बरादर मुल्क हैं जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी तक पाकिस्तान में $1.1 अरब की जो है वो पहली जो मौसूल होनी थी किस्त, वो मौसूल हो चुकी है। और ये 9 माह के लिए स्टैंड बाय मुआहदे के $3 अरब मिलेंगे और पहले अभी मिले हैं। कुछ अरसे बाद दोबारा 1.1 होंगे और फिर एट द एंड जितने रह जाएंगे वो उतने आ जाएंगे। लेकिन ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि जब मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में होता है तभी मुल्क का पहिया सही तरीके से चलता है। हमारे बिजनेसमैन को बहुत एतमाद मिलता है, बैरूनी सरमायाकारों को बहुत एतमाद मिलता है। और यकीनी तौर पर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जहां तक कि मुआशी तरक्की के लिए काम किया था, उस वक्त भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ थी, जो एजुकेशन पर सर्फ हो रहा था, बिजनेस कम्युनिटी एक दूसरे से रवाबित बहुत अच्छे कायम कर रही थी, एक्सपोर्ट्स आ रही थी, इम्पोर्ट्स यहाँ से हो रही थी, तो इस सारे का असर बहुत ज़्यादा पड़ा हमारी इकॉनमी के ऊपर। और फिर इकॉनमी का पहिया जब चलने लगे तो पाकिस्तान तरक्की की सफ़र की जानिब गामजन हो गया। हम लोग कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो अंडर डेवलप है, लेकिन वहाँ से निकल के डेवलपिंग स्टेट में आ गया। तो वही सफ़र आगे लेकर बढ़े हैं और आज भी उम्मीद है कि कारोबारी रोज़ का आगाज़ हो चुका है। तो बहुत से अच्छी अपडेट्स आएंगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, जो आपको पूरा दिन जो है वो PTV पे सुनने को मिलती रहेंगी और हम भी कल आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन ये एक अच्छी सी अपडेट सुबह और वज़ीर आज़म ने इस पर कौम को मुबारकबाद भी दी है। ऑफ कोर्स मुबारकबाद बनती भी है जब इस तरह के अच्छे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो मेरे ख्याल से मुल्क और कौम दोनों तरक्की की राहों पर गामजन हो जाते हैं। तो ये थी जी पहली अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कैसे ऑक्टोपस का जो बहुत ही अजीबो गरीब है, आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, और वो मिला है कोस्टा रिका के साहिल से, बहरे ओकेनूस से। और वहाँ पर एक टीम थी जो तकरीबन 2 मील गहराई उन्होंने समंदर की और वहाँ पर गई है। और आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 हफ्तों पर मुश्तमिल मुहिम के दौरान ये शमिट ओशियन इंस्टीट्यूट के फॉलगोरन नामी रिसर्च जहाज़ पर सवार साइंसदानों ने ज़ेरे समंदर सैकड़ों की तादाद में ऑक्टोपस की आबादी को दरियाफ्त किया है, जो कि
तकरीबन फुटबॉल के मैदान जितनी जगह पर फैली हुई थी। और फुटबॉल के मैदान जितनी जगह पर फैली हुई ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है। लेकिन ऑक्टोपस की ये नर्सरी जो है वो इंतहाई मुनफरिद समझी जा रही है। और ये आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये खुदाई करते करते 2 मील गहराई में जब गए हैं समंदर की, तो वहाँ से ये दरियाफ्त हुआ है। तो क्या क्या अजीबो गरीब चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं और ये दरियाफ्त का सिलसिला डेली एक न एक दरियाफ्त जो है वो सामने आती है और हम इनके साथ शेयर भी करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि ठीक है, नई नई चीज़ें जो है वो दरियाफ्त होती रहनी चाहिए। अगली खबर जो है हम आपको दे रहे हैं वो बड़ी ही अमेजिंग है, बड़ी ही मज़े की खबर है। ड्रोन जो है वो इस्तेमाल होते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। ड्रोन कैमराज भी इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारी और भी इनसे काम लिए जाते हैं, सर्विलेंस के लिए भी होते हैं। लेकिन आज जो अमेरिका में इससे अनोखा काम लिया गया वो ये है कि मच्छर मार स्प्रे के तौर पे जो है वो इसको इस्तेमाल किया गया है। और इस बार मच्छर मार स्प्रे कर रहे हैं जिसमें गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई है। रियासत कैलिफोर्निया के जनूबी हिस्सों के तालाबों, दलदली इलाकों और पानी में घिरी घास पर ड्रोन के ज़रिए छोटे ज़रात स्प्रे किए जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जी बैक्टीरिया जो है इसमें मौजूद होते हैं जो कि मच्छरों के लार्वा को मारने में मदद देते हैं। और इसका मकसद क्या है जी, इंसानों तक मच्छरों की रसाई को रोकना है, क्योंकि मौसम, हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और हर साल बरसात के मौसम के बाद बहुत सारे मच्छर जो हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और इंसानी जान के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो खतरा भी पैदा करते हैं। ढीठ मच्छरों के लिए काम करेंगे तो यहाँ पर भी भेजना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बहुत जालिम किस्म के मच्छर हैं। आगे बढ़ते हैं और आप जिक्र करते हैं कि अमेरिका के शहर अटलांटा की जॉर्जिया इंस्टीट्यूट है साइंस का, वहाँ पर एक ऐसा रोबोट कायम किया गया है जो व्हील चेयर की शक्ल में है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि आप इस पे टेनिस खेल सकते हैं। ये रोबोट आपके साथ खुद टेनिस खेलेगा और इतना एक्टिव है कि टेनिस प्लेयर से कहीं ज़्यादा अच्छा ये खेलेगा। और साइंसदानों की टीम का ये मानना है कि ये रोबोट पेशा-वराना खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और पार्टनर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी दूसरे की मिन्नत तरला नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास ये रोबोट होगा तो आप इसके साथ कभी भी कहीं पर खेल सकते हैं। प्रोफेसर मैथ्यू गोम्बो का ये ख्याल है और उनका कहना है कि ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो ट्रेनिंग के लिए सॉकेट बॉल फेडरर के मुकाबले में ऐसा बेहतर रोबोट बनाएं जो ये काम कर सके। वरना क्रिकेट में तो हमारे पास हम देखते हैं कि बॉल गन मशीन होती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी वाक़या में ज़रूरत थी कि जो आपके एंगल्स को समझते हुए आपके साथ एक गेम्स चला सके और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। बड़ी ही मज़े की चीज़ है। और मेरे ख्याल से मैं वैसे ये सोच रही थी कि क्या आपको इस तरह का टफ कंपटीशन देगी जैसे ह्यूमन बीइंग्स देते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा टफ कंपटीशन हाँ हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि शायद वो एक ही पैटर्न पे जो है वो काम कर रही हो। तो ये थोड़ी बीच में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन शायद ये वक्त के साथ साथ क्लियर हो जाए। आगे की जो खबर हम आपके साथ शामिल करने वाले हैं वो ये है कि चैट जीपीटी और जो इस तरह की एआई जो टेक्नोलॉजी है इसके हवाले से बहुत सारी और भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अब की जो खबर है वो ये है कि खला में जो खलाबाज हैं उनके लिए भी चैट जीपीटी की तरह का एक सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम जो है वो मुतारिफ कराया गया। और वो इसलिए है ताकि आप बहुत सारे इससे खला में जो है वो काम लिए जा सकें, क्योंकि जब आप समुद्र की सतह में जाते हैं या आप खला में जाते हैं तो आपका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। और इसके लिए ये चैट जीपीटी की तर्ज का एक प्रोग्राम बनाया गया जिसकी मदद से खला में मुख्तलिफ उमूर को अंजाम देने में मदद मिलेगी। इस तस्वर का मकसद ये है कि खलाई सवारियाँ हमसे रब्ता करें और हम भी इनसे बात कर सकें, ख्वाह वो ज़मीनी मदार हो या फिर निज़ाम शमसी या फिर इससे परे की कोई जगह क्यों ना हो। इससे अगली नस्ल का खलाई रवाबित भी कहा जा सकता है। और नासा की डॉक्टर ने बताया है कि नासा निज़ाम को आर्टेमिस मिशन में चांद के गिर्द घूमने वाले एक खलाई स्टेशन लूनर गेटवे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और इसका इंटरफेस कुदरती ज़बान पर होगा और खला बाज लंबे चौड़े हिदायती चार्ट पढ़ने की बजाय अपनी नकलो हरकत के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली मशीन लर्निंग और एआई हर जगह पर इस्तेमाल हो रही है, तो व्हाई नॉट कि हमारे स्पेस के लोगों के लिए भी इसका यूज़ किया जाए। अगली खबर बहुत पॉजिटिव और अच्छी है और वो ये है कि 52 साला डैनियल किल्टी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें फॉलिश का अटैक भी हुआ, लेकिन उसके अलावा उनके गाल में कैंसर हो गया था जिसके बायस वो मुंह की हरकत नहीं कर सकते थे और उनकी चेहरे की हरकत ना होने की वजह से वो स्माइल भी नहीं कर सकते थे। और इनकी अब दोबारा से सर्जरी की गई है और सर्जरी के बाद अब ये इस काबिल हो गए हैं कि वो कई अरसे बाद अपने चेहरे को हरकत में ला सकते हैं और वो मुस्कुरा भी सकते हैं। और ये तस्वीर उनकी पहले की और ये अभी की तस्वीर है। सो ये बड़ा ही मुश्किल होता है उन तमाम लोगों के लिए जो कैंसर से गुजर रहे होते हैं या ऐसी भी सर्जरी से गुजर रहे होते हैं, उनको बहुत सारा सफ़र करना पड़ता है। तो उनके साथ भी वक्त गुजारा करें और कोशिश किया करें कि उनका मूड जो है वो अच्छा रहे, लाइटन अप रहे और टेंशन से वो दूर रहें। बिल्कुल, और कहते हैं स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो स्माइल जब आपके पास है तो हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी मेडिसिन है और जो बहुत सारे लोगों का दिन भी अच्छा कर देती है। अगली खबर जो आपके साथ शामिल करेंगे वो ये है कि इंग्लिस्तान में जो चेरी फेस्टिवल था वो मुनक़ता हो गया है, क्योंकि परिंदों ने धावा बोल दिया है और वो सारी जो है
जितनी भी चेरीज थी जो लगी हुई थी वहाँ पे, वो सारी जो है वो ख़राब कर दी उन्होंने। उनकी वजह से वो मनसूख हो गया। 28 जून से शुरू होने वाले इस मुकाबले में लोग ज़ोको शौक से दरख्तों पर लगी ताज़ा चेरी तोड़कर खाते हैं, लेकिन कोयल, कौवों और दीगर परिंदों ने इन पर पहले ही जो है वो धावा बोल दिया और दर्जनों के हिसाब से जो है उन्होंने चेरीज़ खा ली। इस तरह ये मेले का जो आगाज़ था वो ना हो सका और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे महरूम भी हो गए। यस, ओके, सो ये सूरत हाल थी कि चेरीज़ जो हैं वो वैसी बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से चेरीज़ आपके सामने परिंदे लेके उड़ जाएं तो क्या किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में एक ऐसी खातून है जिन्होंने लॉटरी जीतने के लिए एक पुराने खिलाड़ी की टेक्निक का इस्तेमाल किया और उससे वो $50,000 का इनाम जीत भी गई हैं। पिक 5 नामी ये लॉटरी है जहाँ पर आप जाते हैं और 5 अदाद का मजमुआ जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है और ख़ातून ने 9, 8, 3, 6, 5 अदाद का मजमुआ इस्तेमाल कर रही थी और ख़ातून ने मीडिया नुमाइंदों को ये भी बताया कि मैरीलैंड लॉटरी के साबिक खिलाड़ी वॉल्ड वर्फ के बारे में एक खबर पड़ी थी जिसने कुछ अदाद के नमूनों का तज्जिया करके लॉटरी में भारी रकम जीती थी, तो इन्होंने एज इट इज़ उसको इस्तेमाल किया और ये भी जीत गई। तो कभी किसी की एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती है, इसलिए आपकी फील्ड में अगर जो सीनियर लोग हैं तो उनसे ज़रूर जो है मशवरा किया करें। ये खबर बताने का मकसद यही होता है कि आपको उसके साथ रिलेटेबल एग्जाम्पल दी जाए। तो रिलेटेबल एग्जाम्पल ये है कि किसी की गलतियों से सीखें और अगर किसी के अच्छे स्टेप्स आपको लगते हैं तो उससे भी सीखें, उसके ऊपर चलें और देखें कि आपको भी फायदा होता है। बिल्कुल, लर्निंग का प्रोसेस जो है आपकी थ्रू आउट लाइफ जो है वो चलता रहता है और आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जिससे आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अगली खबर जो आपके पास शामिल करेंगे, आपको पता है ना जब भी आईफोन का नया मॉडल आता है तो वो पिछले से उसकी जो स्क्रीन होती है वो बड़ी होती है और कीमत भी बड़ी होती है। लेकिन इस बार एक अमेरिकी यूट्यूबर ने क्या किया है कि उसने एक मॉडल बनाया और वो इतना बड़ा मॉडल है कि वो गाड़ी के ऊपर ले जाया जा रहा है और ये वर्किंग मॉडल है, इसके अंदर ऐप्स भी हैं और बटन भी वैसे ही फिट किया गया है जैसे कि आईफोन का बटन होता है। टच स्क्रीन जो है वो भी उसी तरीके से काम करती है, इस पर तमाम ऐप्स भी चलती है, आवाज़ और पावर बटन भी एन आईफोन की जगह ही लगाया गया है और अमली तौर पर वो काम भी करता है। तो अब आप सोचें कि आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो तैयार किया गया और उसी तरीके से स्मार्ट है जिस तरह से ओरिजिनल आईफोन 14 प्रो मैक्स है। क्या बात है, और उसकी टेक्नोलॉजी को क्या ही किया जा सके, उस पर क्या ही तबसरा करें हम, लेकिन है इसी तरीके से। अच्छा, आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि महज 44 आवर्स जो है ना 44 घंटे का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की 48 रियासतों का चक्कर लगाया है 2 पायलट्स ने। और इस मिशन के लिए डेल्टा A350 के कप्तान बेरी बेनफील्ड ने डेल्टा A321 के कप्तान आर्नल्ड विल्सन को अपना साथी बनाया, जबकि थॉमस ट्वेडी को उनके फ्लाइट ऑपरेशन और रिपेयर टेक्नीशियन मुकर्रर किया गया था। और अब ये इस बात के लिए कोशा हैं कि इन्होंने 44 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 48 रियासतों का सफ़र किया है, तो हमारा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड की लिस्ट में तो आना चाहिए, इसीलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से इन्होंने रब्ता किया है। और इस दौरान वो तकरीबन 48 मुल्का रियासतों के हवाई अड्डों पर उतरते रहे और फिर आगे बढ़ते रहे। कंटिन्यूसली ये नहीं था कि वो अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ हवाई चक्कर लगा रहे थे, बल्कि 48 रियासतों के एयरपोर्ट्स पर उन्होंने लैंड भी किया, वहां से टेक ऑफ भी किया, एंड दैट्स हाउ दे कंप्लीट देयर 48 वो स्टेट्स की जर्नी। और सोचें कि ये कितना 44 आवर्स का जो इनकी जर्नी होगी कितनी हेक्टिक होगी, लेकिन खुश भी होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो उन्होंने एंजॉय किया। 44 घंटे सोए भी नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे। अगली खबर जो हम आपके साथ शामिल करने वाले हैं वो ये है, जब आपको पता है वक्त के साथ साथ आपकी उम्र बढ़ती है, लेकिन जनूबी कोरिया में कुछ ऐसा हुआ है, इस पे कोर्ट का जो है ना वो स्टे नहीं हो सकता, हमारी उम्र बढ़नी है लेकिन जनूबी कोरिया में एक ऐसी खबर है कि आपकी उम्र जो है वो 1 से 2 साल जो है वो कम होने लगी है, क्योंकि जनूबी कोरिया का ये जो एज सिस्टम है, कोरियन एज सिस्टम, उसमें जो है चेंजेस लाई गई हैं। और वो ये है कि वो कहते हैं कि जब आपकी बर्थ नहीं हुई होती, यानी मदर के वोम से लेके जो आपकी वो टाइमिंग्स है वहाँ से वो उसको काउंट करते हैं, तो वो टाइम पीरियड जो है वो उसको निकाल देंगे और अब जब आपकी बर्थ होगी, एक्चुअल जो बर्थ होगी, वहाँ से आपका जो है वो एज साइकिल जो है वो शुरू होगा। वरना वो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो 1 साल का होता है। अच्छा, तो अब वो 1 साल जो है बीच में से निकाल दिया। ये वाला रूल तो पाकिस्तान में है ही नहीं। पाकिस्तान में तो हम अरसे दराज से पुराने रूल पे चल रहे हैं, तो इसी तरीके से अब मैं जिक्र करता हूँ इटली के एक ऐसे टीचर का जिन्होंने बहुत इंस्पायरिंग, जिनकी स्टोरी है, आप सबको इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग सीखेंगे नहीं तो फिर जो है वो आपको इस किस्म का, वो कहते हैं ना कि स्टेट की तरफ से कैसे ऑनर किया जाएगा और स्टेट की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कैसे ऑनर किया जाएगा। सो ख़वातीनो हज़रात, ये इटली के एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने 24 साल अपनी सर्विसेज दी हैं एजुकेशन को, और बड़े ही भरपूर तरीके से उन्होंने अपनी सर्विसेज में 20 साल गैर हाजिर ये रहे हैं।
ठीक है। सो 20 साल ये गैर हाजिर रहे हैं, तो अगर आप लोगों के अंदर भी इतने डेयरिंग हैं आप, और आप भी ये काम कर सकते हैं, सर अंजाम दे सकते हैं ये कारनामा, तो आप ज़रूर दें। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले को कलअदम करार दिया, और जिसमें टीचर के हक में फैसला दिया गया, और सेकेंडरी स्कूल ने ये टीचर को 20 साल नौकरी से गैर हाजिर रहा था इसलिए निकाल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनका साथ दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या कमाल की खबर है जो आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर की है। ये घोस्ट टीचर थे जो कि मौजूद ही नहीं होते थे, लेकिन फिर भी देखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको सराहा गया। यस, डेफिनेटली सराहा गया। अब आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हवाले से। आज हमारी जो पहले गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक भी स्पोर्ट्स से है, और एज यू गाइज नो के पीटीवी के इस मॉर्निंग शो की ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को फ़रोग दें। कल भी हमारे साथ स्पोर्ट्समैन मौजूद थे जिन्होंने स्नोकर में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती और एशियन चैंपियनशिप भी, और आज भी हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनली और नेशनली, और ख़ास तौर पर उनकी ग्रिप जो है वो बॉक्सिंग के हवाले से है, और दीगर खेलों में भी वो इसको फ़रोग दे रहे हैं। लेकिन बॉक्सिंग से कैसे इनका ताल्लुक है और बाकी कौन कौन सी स्पोर्ट्स इनके शामिल हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बॉक्सिंग कोच हैं जनाब जुल्फ़िकार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुल्फ़िकार साहब, कहाँ से आपकी जर्नी का आगाज़ हुआ और ये कब आपने फ़ैसला किया कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, और ख़ास तौर पर ऐसी स्पोर्ट्स को जो थोड़ी सी अंडर प्रिविलेज्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ, और उसके बाद पीटीवी न्यूज़ और आपका। तो मेरा ताल्लुक चूँकि एक बड़े ही प्रमोट एरिया मुज़फ़्फ़राबाद से है, तो अर्ली 70s में अगर हमारी जर्नी की तरफ आप जाएँ तो उस वक्त वहाँ पर स्पोर्ट्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। अच्छा। और इसके साथ एजुकेशन का भी। तो बस जैसे ही मेरे वालिद साहब पुलिस में थे तो हमने लाहौर की तरफ मूव किया। वहाँ से ही जैसे सेंटर मॉडल में तलीमी सरगर्मियाँ शुरू हुई, वहाँ से ही स्पोर्ट्स का भी आगाज़ हो गया, और क्रिकेट और बॉक्सिंग, चूँकि मेरे वालिद साहब बॉक्सिंग में ऑफिसर भी थे और पुलिस की तरफ से बॉक्सिंग भी खेलते थे। अच्छा। तो बॉक्सिंग एक पैशन के तौर पर मैंने अपनाया, इसलिए वो इनहेरिटेड जी जी जी, इसी वजह से। और फिर जब ये स्टोरी शुरू होती है तो फिर मैं अबॉर्ड भी रहा, और काफ़ी अर्सा तक मैंने मलेशिया में भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट पर और बॉक्सिंग पर काम किया। तो सर इस वक्त तो देखें तो माशाल्लाह से पाकिस्तान के बॉक्सर्स जो हैं वो दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। हर दूसरे दिन हम एक नए बॉक्सर का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो आपको कैसा लगता है पाकिस्तान की बॉक्सिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ग्रो कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बॉक्सिंग में पाकिस्तान ने बड़ी ग्रो की है, और बड़ी तेज़ी के साथ हुसैन शाह हैं और दूसरे मोहम्मद वसीम बॉक्सर हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ फाइनेंशियली और फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉक्सिंग काफ़ी महंगा खेल है। तो बाकी टैलेंट की पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, और जिस तरह पाकिस्तान आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लें, क्रिकेट हो, बॉक्सिंग हो, हॉकी हो, तो आप देखेंगे उसमें हमारा कुछ जहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, वहाँ पर हम जैसे अब नेशनल गेम हॉकी है, तो हम कुछ ज़वाल की तरफ भी जा रहे हैं। और उसकी बेसिक वजह यही है कि हम लोग जो बेसिक हमारी रूट्स हैं क्रिकेट्स की गेम्स की, स्कूल लेवल की, क्लब लेवल की, वहाँ से बड़े दूर हो गए, और डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो वो तो तकरीबन ख़त्म हो गई रह गई थी। नहीं सर, तो डिपार्टमेंटल तो चल रही है सर, ये अभी नेशनल गेम्स पूरा नहीं, आपके सामने ये अभी देख लें कि मैं इस लिहाज से अपने प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने आके इस गवर्नमेंट में दोबारा स्पोर्ट्स जो उसको किया है शुरू। तो बाकी चूँकि मैं इसलिए सामने आया हूँ कि जो हमारा चूँकि बेसिकली जो हमारे बच्चे हैं स्पोर्ट विलेज और गांव की तरफ से आते हैं, और वहाँ पर कोई ऐसी शख्सियत सामने नहीं आती। हाँ। हम लोग बातें या स्क्रीन पर बैठकर बड़ी बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें और लंबी लंबी तकरीरें कर देते हैं पॉलिटिशियंस की तरह, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम पैसा भी नहीं खर्चते। तो सर एग्जैक्टली आपका मॉडल क्या है, आप किस मॉडल पे काम कर रहे हैं? एग्जैक्टली इस वक्त मैं जो है ना वो क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, और मैंने अपना एक प्रमोट एरिया मुज़फ़्फ़राबाद को चूज़ किया है। वहाँ पर तकरीबन मैंने अभी भी मैं मुज़फ़्फ़राबाद से ही आज आया हूँ, और तकरीबन 4.5 मिलियन के ऊपर मैंने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, एक तो एजुकेशन के ऊपर और दूसरा क्रिकेट और बॉक्सिंग के ऊपर। और चूँकि मेरा तल्लक ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद दुबेशी एक छोटा सा विलेज है, तो वहाँ पर अभी तकरीबन 10 कनाल जगह मेरे चाचा हैं चौधरी शबीर साहब, एक ज़मींदार हैं। तो मेरी ग्रैंड मॉम के साथ मेरा बचपन से बड़ा तल्लुक़ रहा है, तो इस दफ़ा मैं उनके पास बैठा हुआ था
तो मेरी ग्रैंड मॉम ने मेरे चचा को कहा कि ये जो 10 कनाल जगह हैं ये आप इमरान को दे दें ताकि वो ना वहाँ पर हमने एक सरदार हयात मोहम्मद, मेरे दादाजी का नाम है, उनके नाम पर एक छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड शुरू किया है। और इसके अलावा कश्मीर लाइन्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक क्लब के लिए अप्लाई कर दिया है। अच्छा और मेरी लीगल टीम काम कर रही है। आपको लगता है कि हमारी के जो क्रिकेटर्स हैं ये फर्स्ट क्लास में माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हमारे क्रिकेट टीम भी जो है वो भी बड़ी तरक्की करती जा रही है। सो हम आपने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का बिल्कुल जिक्र किया, उन पर काम होना शुरू हो गया है, लेकिन हमारे बच्चों की ग्रूमिंग जो है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो डालने की ज़रूरत है इस वक्त? एक स्पोर्ट्समैन को क्या क्या नशो नुमा की ज़रूरत होती है? बेसिकली आपने बड़ा अच्छा सर क्वेश्चन रेज़ किया। सबसे पहले ऑनेस्ट होना, ईमानदार जो है ना, कि आप अपनी किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप ईमानदारी के साथ काम करें। बहुत सी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं, जैसे वसीम अकरम साहब हैं। हाँ। लाहौर में हम जिस जगह पे रिहाइश थी बहुत आम सी, और आपको शायद ये बात सुनकर हैरानी हो, मैंने भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़, चूँकि पुरानी नारकली में हम रहते थे, वाला साहब वहाँ पर पुलिस में IG ऑफिस में होते थे, तो मैं वसीम अकरम साहब के साथ बचपन में टेनिस क्रिकेट भी खेला हुआ हूँ। तो आप देखें कि उन्होंने छोटे से घर से शुरू किया, लेकिन उन्होंने मेहनत की और एम है और बड़े बड़े ड्रीम्स रखे, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी। जैसे आप शाहिद खान अफरीदी की मिसाल ले लें, शाहीन शाह अफरीदी को आप ले लें कि एक बहुत से ऐसे एरिया पाकिस्तान के जहाँ पर हर वक्त टेररिज्म। सर ये एग्जांपल्स तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम इनकी ना जर्नी नहीं देखते। तो मैं चाहूँगा कि आप वही नशोनुमा के जो बता रहे थे कि पहली चीज़ ऑनेस्टी है, उसके अलावा सर क्या ऑनेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है और पेरेंट्स का भी साथ सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई बच्चा टैलेंट है तो वो जब आपने स्पोर्ट्स की तरफ जाता है तो हम चूँकि गरीब लोग हैं बेसिकली, तो फिर हमारे वालिदैन को फिक्र पड़ जाती है कि इसका अच्छा फ्यूचर नहीं है क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में, और वो फाइनेंशियली तौर पे डरता है कि मेरा ये बड़ा बेटा है या छोटा बेटा ये इस फील्ड में चला जाएगा, मेरी 5 बेटियां घर में बैठी हुई हैं, तो उनको कौन सपोर्ट करेगा। तो मैं इस वाले से ये कहूँगा कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और जो मुखिर हजरात हैं इनको सामने आना चाहिए और वो खुल कर मदद करें, ताकि हमें ये फियर ना हो कि कल मेरा बच्चा अगर स्पोर्ट्स की तरफ गया तो उसे रोज़ी रोटी का क्या मसला बनेगा। तो जब हमें ये एक श्योरिटी मिल जाती है तो फिर पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। और इसके अलावा जो हमारे टीचर्स हैं, वेरी सैड, मैं चूँकि मलेशिया में रहा हूँ, तो कल मैं मरी से जब आ रहा था आपके प्रोग्राम में शिरकत के लिए, तो एक छोटा सा मैं इशू पे बात करूँ, तो वो कह रहे थे जी आपने स्कूल क्यों छोड़ा? तो उन्होंने कहा जी जब सर ने मुझे डंडे मारे तो मैं डर गया खौफ की वजह से, फिर मेरे वालिदैन ने बड़ी मेरी कोशिश की, तो मैं देख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स की फील्ड हो या स्कूल की हो, तो उसमें सर जो टीचर का बड़ा फैक्टर है, किरदार है कि वो अगर सपोर्ट करें और उनको मौका दें। जी, बॉक्सिंग के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो बॉक्सिंग में आप कहां पर जो है वो देख रहे हैं कि क्या क्या गैप्स हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है और हम मज़ीद तरक्की कर सकते हैं? आपको ये पता होगा कि रिसेंटली भी हमने एक टाइटल का दिफा किया है बॉक्सिंग में। जी, बात उसी तरफ से रही है। बॉक्सिंग में आप देखें कि एक तो इसके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव कुछ एसेसरी है और सामान है जो आम रूटीन में नहीं है, और दूसरा जो छोटे छोटे शहर या छोटे छोटे हमारे इलाके हैं वहाँ पर ऐसा कोई रिंग नहीं है, कोई ऐसा हमारा ट्रेनर नहीं है, ये बहुत बड़ी कमी है, और जिसकी वजह से फिर इस फील्ड को ज़रा सेलेक्ट करते हुए लोग बहुत घबराते हैं और डरते हैं। जुल्फ़िकार साहब, आप जिस तरह से मतलब क्रिकेट है तो उसके लिए बहुत सारी जगहों पे टैलेंट हंट भी होता है, डिफरेंट जगहों पे इस तरह के वो एग्जीबिशंस किए जाते हैं या इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिसमें आप स्पेसिफिकली टैलेंट को चूज़ करते हैं। आया बॉक्सिंग के लिए भी कुछ इस तरह से होता है कि आप डिफरेंट जगहों पे जाएं और टैलेंट हंट करें, या फिर आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं आप उनको ही ट्रेन करते हैं? जी, आपने मैडम बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली होना तो ऐसे ही चाहिए कि अब आप देख लें कि क्रिकेट के लिए तो मुख्तलिफ जगह कैंप लगते हैं और जाके ट्रायल्स लिए जाते हैं, लेकिन मैंने अभी तक बॉक्सिंग के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी एज सच कि मैंने देखा हो कि कुछ स्पेशली कुछ लोग ये अदारे सामने आए हों और उन्होंने जाके कोई कैंप लगाया हो या नए टैलेंट को तलाश करने की कोशिश की हो। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं मुज़फ़्फ़राबाद में गया हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे इसमें बड़ी कामयाबी मिल रही है, और बच्चों में जहाँ पर दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ उनकी शौक़ है, तो बॉक्सिंग में भी उनका आना चाहे तो बॉक्सिंग किस उम्र से आ सकते हैं, आगाज़ किस उम्र से हो सकता है? देखें, स्पोर्ट्स के लिए कोई गेम हर चीज़ के लिए एक एज लिमिट है, और बॉक्सिंग में चूँकि ये थोड़ी सी बड़ी एहसास किस्म की है, वालिदैन भी बड़े एहसास होते हैं कि बच्चे को चोट ना लग जाए, लेकिन आप अगर 9th-10th में जाके 8th क्लास में अगर आप जब जाते हैं तो बच्चा इस हद तक वो सीख चुका होता है और
समझदार हो गया तो वैसे तो हमारी कौम मेंटल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी होगी होती है, तो वो अगर आए तो सेफ्टी के साथ तो इंशाल्लाह ताला उसे कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। और एक अच्छा ट्रेनर और एक अच्छा माहौल दिया जाए तो इस फील्ड में भी इंशाल्लाह ताला, जैसे आप दूसरी फील्ड में हमारे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, बाबर आजम हों या दूसरे प्लेयर हों, पूरी दुनिया में उनका नाम है, तो इसमें बॉक्सिंग में भी इंशाल्लाह ताला नया टैलेंट और बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे। डेफिनेटली सर, इसी तरीके से हो सकते हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने काम को जारी रखें। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब आपका वक्त निकालने के लिए। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और नन्हे मुन्ने से आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। मैंने सब पता करवा लिया। महविश भाभी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। दानियाल अगर अच्छा लड़का ना होता तो मैं कभी भी तुम्हारी शादी उससे ना करवाता। कहाँ थे रात के दोस्तों के साथ बैठा? तुम्हारी ये रूटीन कब से बन गई? इस घर से मेरे घर तक का सफर मेरे साथ करना चाहो तो आकर बाइक पर बैठो। जब तक इसकी अकड़ खत्म ना करूं मुझे चैन नहीं आएगा। देखो निगर, सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आपको खतीजा से। शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दो कि तू मेरे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नजम, आजकल आपको पता है कि बच्चों के नए नए टैलेंट हमारे सामने आ रहे हैं और हर रोज हमें पता चलता है कि एक पाकिस्तानी नौजवान जो है, पाकिस्तानी शहजादा, पाकिस्तानी शहजादी, कोई भी पाकिस्तान की बेटी जो है वो एक नया कारनामा सर अंजाम दे रही होती है और पाकिस्तान का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन कर रही होती है। लेकिन बच्चों के टैलेंट्स पे अगर बात की जाए तो आजकल समर वेकेशंस भी चल रही हैं और बच्चों को ड्राइंग और स्केचिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है। और मेरे ख्याल से बच्चे सीखते भी ऐसे हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसको पेन दे दो तो वो पेपर पर जो है वो शुरू हो जाता है लाइनें वगैरह मारने। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात जिस मेहमान से करवाने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे कार्टून आर्टिस्ट भी हैं। वो कार्टून आर्टिस्ट जो आर्ट करते हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर आप लोगों के सामने हैं, आपको मिलवाते हैं। उन्हीं से हमारे साथ मौजूद हैं कामिल मेहदी। अस्सलाम वालेकुम कामिल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, एकदम ठीक। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। मुझे ये बताएं कामिल कि ये शौक़ कब आपको डेवलप हुआ आर्ट से रिलेटेड? ये शौक़ तो शुरू से होता है, जैसे मैंने कहा था बच्चे को पेन दे दो तो वो करना शुरू हो जाता है, शुरू से था। लेकिन पिछली समर ब्रेक जो थी उसमें मैंने देखना शुरू की थी सीरीज़ जो होती है, कार्टून सीरीज़, कार्टूनिस्ट जो बनाते हैं, उससे फिर मुझे शौक़ चढ़ा। फिर मैंने इम्प्रूवमेंट की, प्रैक्टिस की और फिर अब थोड़ी सी बेहतरी होगी उसमें। ओके, सो मतलब कि प्रॉपर्ली आपने किसी से सीखा नहीं है? नहीं, सारा खुद ही, सारा इसी तरह यूट्यूब से जो है ना वो सीखा है। तो कौन सी ऐसी सीरीज़ थी वो रिकमेंड करो ना तमाम को जो देखना चाहते हैं जिससे वो सीख सकते हैं? सीरीज़ कोई भी सीरीज़, एनिमेटेड सीरीज़। लेकिन फिर भी कोई स्पेसिफिक नाम जिससे आपने सीखा हो? मैंने तो ड्रैगन बॉल, एक है ड्रैगन बॉल जी। अच्छा, तो ड्रैगन बॉल जी जो थे वो आपने उससे पहले नहीं देखे थे? क्योंकि ये तो बहुत हमारे बचपन से चलते हुए आ रहे हैं। वो उससे पहले तो देखे थे, वो तो पाकिस्तानी कार्टून्स भी अपने खुद यहाँ पर जो प्रोड्यूस होते हैं वो भी देखे थे। लेकिन वो था कुछ उसमें उतना ज़्यादा बच्चों वाला नहीं था वो, उतना मतलब थे तो बच्चों वाली थीम ही कार्टून था वो था भी, लेकिन कुछ ज़्यादा मतलब वो था ना मिच्योर टाइप था, तो उसमें ज़्यादा मुझे वो हो गया था। सब कहते नहीं थे बच्चे वाला होता है ना, ठीक है, कार्टून से तो बच्चे। सो एनिमेटेड गेम्स भी खेलते हैं?
लाइक टेकन वगैरह, क्योंकि सेम लाइक ड्रैगन से अगर रिलेटेड आप देखें तो टेकन में आपको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या क्या चीज़ें जो है ना वो अभी तक कौन कौन से कार्टून पे आपने काम किया, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? अभी तक सिर्फ मैं सिंगल पोर्ट्रेट ड्राइंग होती है सिर्फ वही की है। और उसमें क्या क्या बनाया? उसमें जो सीरीज में देखता हूँ उससे जो भी कैरेक्टर अच्छा लगता है उसको बना देता हूँ। तो फेवरेट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं आपके? फेवरेट कैरेक्टर वही ये जो आपको नज़र आते जा रहे हैं, इनको एक्सप्लेन करते जाओ क्या क्या है। ये सारे ड्रैगन बॉल से ही है। ओके। ये वाला भी ड्रैगन बॉल का है, वो भी। अच्छा तो ये क्या 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 प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हो आप? पहले लेड पेंसिल से ड्रॉ करते हो? लेड पेंसिल से स्केच, फिर जो गलतियाँ पहले पेन से, फिर उसको आउटलाइन जो मतलब फिनिश स्टार्ट होता है, फिर उसके ऊपर इरेजर की जो भी रफ पेन की आउटलाइंस वगैरह रह गई हैं, गाइडलाइंस रह गई हैं, वो इरेज हो जाती है। और फिर उस पर कलर्स वगैरह, तो फिर उस पर कलर्स, मार्कर्स, पेंट्स कभी कभी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर अल्कोहल मार्कर्स होते हैं वो इस्तेमाल करता हूँ। कामिल, इससे पहले भी आपको ड्राइंग या आर्ट वगैरह करने का शौक था, या ये पिछली समर वेकेशंस में ही कार्टून्स देख के आपने अहद किया कि नहीं अब से मुझे जो है वो स्केचिंग करनी है? शौक मुझे शुरू से था, जैसे स्कूल नोटबुक है उसके पीछे जो पेज होता है उस पर कुछ बना दिया, लेकिन अच्छी ड्राइंग नहीं होती थी। लेकिन शौक तो शुरू से था, लेकिन पिछले साल जो बेहतर की थी तब इसलिए। और कितना टाइम प्रैक्टिस की? डेली कितने घंटे आपने दिए इसको कि आप प्रैक्टिस बेहतर हो जाए? हर रोज़ एक ड्राइंग या फिर 2 ड्राइंग। छुट्टियां थी तो उसमें तो ऐसी कुछ पढ़ाई वगैरह का नहीं होता, तो फिर तो अभी डेली आप करते हो? हाँ डेली। और डेली कितना टाइम देते हो इस आर्ट को? 2-3 घंटे 2 ड्राइंग्स। तो क्या प्लान क्या है आपका आगे जो है ना वो इसको लेकर? इसमें जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेशन में भी है। एनिमेशन जो मैं कर रहा हूँ उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव वही है एनिमेशन। ग्राफिक डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर में भी एक स्पॉट होता है, लेकिन अभी फाइनल कोई नहीं इतना। एनिमेशन भी है और ग्राफिक डिज़ाइनर भी है। अच्छा, तो आपने इस तरफ जो है जाने का प्लान है आपका? हाँ प्लान है, लेकिन अभी स्कूल में तो बायो भी पढ़ रहा हूँ, तो फिर तो स्कूल में आपके जो दीगर क्लास फेलोज हैं उनको भी आपने कोई ये सिखाया, या उनके अंदर भी कोई शौक है ये करने का, या कोई नहीं? उनको सिर्फ देखने का शौक है, वो बस बोलते हैं बनाइए तो। और फैमिली में कजन्स वगैरह हों? हाँ उनको भी, लेकिन वो जो सारे बच्चे हैं ना बड़े हो जाती है, हमें छोड़ देते हैं सारे कजन्स। आपकी एज क्या है? मेरी 14 ईयर्स। 14 ईयर्स। और कौन सी क्लास में आप? 9th में। अच्छा कामिल, आप कार्टून स्केचेस बनाते हैं, कभी ये शौक पैदा हुआ है कि आप ह्यूमन स्केचेस भी बनाना शुरू करें? क्योंकि बहुत सारे लोग जो आप स्केचिंग कर रहे होते हैं तो बड़े दोस्तों की फरमाइश आती है कि यार मेरा स्केच भी बना दो, ये कर दो वो कर दो। क्या ये फरमाइशें भी आती है और आपने कभी सोचा इस पे? अक्सर आती हैं, रिलेटिव्स भी बोलते हैं मुझे बना दो, मेरी पिक्चर बना सकते हो, लेकिन कभी रियलिस्टिक ह्यूमंस नहीं बनाए, रियलिस्टिक एनिमल्स वगैरह बनाए मैंने, लेकिन ह्यूमंस पे कभी दिल नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा पसंद ही नहीं है। हाँ पसंद ही नहीं है? नहीं पसंद तो बस आसान नहीं है इतना, मतलब उसमें मज़ा नहीं आता, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ह्यूमंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं? हाँ। वैसे ये जो आप कर रहे हो ऑलरेडी एनिमेशन जो कार्टून्स की बना रहे हो, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? जिस तरह खास तौर पे ड्रैगन बॉल जी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उनको बनाने में मज़ा आता है। ह्यूमन को तो फिर एक बंदे की शक्ल बंदा देखता रहा बार बार। अच्छा, और क्या आपकी हॉबीज़ हैं? और मेरी हॉबीज़, आप जैसे पूछा था गेमिंग, कभी कभी स्पोर्ट्स, लेकिन वो स्कूल में दोस्तों के साथ ही होता है। और मैं 3 चीज़ें ही करता हूँ। बस इतनी चीज़ें करते हैं? कोई ज़्यादा जो है ना वो एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं इन्वॉल्व? नहीं। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि अब ये आर्ट अगर किसी ने सीखनी हो तो उसके लिए वो इनिशियल स्टार्ट कहाँ से करें, और क्या क्या चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, और क्या आर्ट जो है वो सीख के आ सकती है, या ये बाय नेचर जो है ना वो आपके अंदर गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है? बाय नेचर तो बहुत कम लोगों के लिए ऐसा ही होती है। मसल मेमोरी, उस स्किल, टैलेंट हो सकते हैं इसकी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो होती है वो अगर अच्छी हो तो बंदा आर्ट में हेड स्टार्ट ले सकता है, लेकिन फिर भी अच्छे नहीं हो गए। और अगर आपने सीखना है तो सर आपको पेन, इरेजर और एक पेपर की ज़रूरत है, इतना कुछ ज़रूरत नहीं होती। और आपको किसी कोर्स वगैरह लोग बेच रहे होते हैं उनकी ज़रूरत भी नहीं है, आप घर पे बैठ के भी खुद सीख सकते हैं। यूट्यूब पे इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो भी इससे फॉलो कर सकते हैं आप। कामिल, घर वालों की तरफ से कितनी अप्रिसिएशन मिली? क्योंकि यूजुअली जब आप इस तरह के आर्ट की तरफ जाते हो तो घर वाले कहते हैं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों में घर वालों की तरफ से कितनी अप्रिसिएशन मिली आपको? पढ़ाई पे तो कभी कभी पड़ जाती है डांट, क्योंकि पढ़ाई छूट जाती है उसके पीछे, लेकिन उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि इसको छोड़ दो, वो आगे से और सपोर्ट करते हैं। बोलते हैं कुछ चीज़ चाहिए इसके लिए, कुछ नई स्केच बुक, कुछ चीज़ें चाहिए, हम ले देंगे, इस तरह वगैरह वगैरह करते होता रहता है। किसी ने डीमोटिवेट कभी नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़ ना मैं आपको बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था ना तो मैं डिबेटिंग में बहुत अच्छा था। और उसके अलावा स्पोर्ट्स में,
तो इन डिबेटिंग और स्पोर्ट्स का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था मेरी एजुकेशन में, और मुझे टीचर्स जो है ना वो थोड़े से मार्क्स भी दे देते थे और मेरे जो है वो होमवर्क भी माफ़ हो जाते थे, टेस्ट भी मेरे लिए इजी हो जाते थे। तो आपको इसका कोई फ़ायदा होता है स्कूल में भी? कोई टीचर्स प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ भी ऐसा वैसा फ़ायदा नहीं देते। तो अच्छा मुझे ये बताओ, कभी कॉम्पिटिशन हुआ है इस तरह किसी और आर्टिस्ट के साथ आप बैठे हो, या किसी आर्टिस्ट को आपने कभी स्टडी किया है, स्केच आर्टिस्ट को? आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा है जो अब्रॉड ओवरसीज़ जो एनिमेट करते हैं, जैसे ड्रैगन बॉल मैंने एक दिया था, उस पे जो सारे एनिमेटर्स हैं, मेन एनिमेटर जो होते हैं, हेड डायरेक्टर्स होते हैं उसके, उनको उनके स्टाइल ही फोकस किया, क्योंकि मेरा स्टाइल जो मैं मेन स्टाइल में ड्रॉ करता हूँ वो यही स्टाइल है। तो जो वो है उनके काफ़ी नाम है, कॉम्प्लिकेटेड नाम है, जैसे ठीक है मिस कराते हैं हम उनके कॉम्प्लिकेटेड नाम को। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरा पूछने का मकसद ये है कि जब आप ऑब्वियसली इसको कर रहे हो एज ए हॉबी बेशक कर रहे हो या एज ए शौक एज ए फ़न आप कर रहे हो, लेकिन इसका एक नेक्स्ट स्टेज ये भी होता है कभी कभी आप फ़न करते करते ना आपको उसी के अंदर से पता लग जाता है कि आप इसी के लिए बने और आपने यही काम करना है। तो कभी आपने इसको एक्सप्लोर किया कि इंटरनेशनली क्या वेंचर्स हैं जहाँ पर ये एक स्केच आर्टिस्ट के तौर पर ये आप जाकर अपना क्या क्या कर सकते हो? क्या चीज़ें आपको मिली हैं? एनिमेशन, वो तो अभी सबसे, वो तो आपने बता दिया, एनिमेशन और ग्राफिक्स तो एक प्रोफेशनल फील्ड है प्रॉपर्ली। फ्रीलांसिंग जैसे ऐप्स हैं काफ़ी, फाइवर एक तरह से जो है, फाइवर होता है समझ ले, फाइवर मतलब $5 उसके लिए, लेकिन वो तो इधर बैठ के भी काम हो सकता है। और बाकी सारे यही फील्ड है पाकिस्तान में, लेकिन उधर ना बहुत ज़्यादा उनका क्या कहते हैं अप्रिशिएशन उधर ज़्यादा है, उधर उसकी क्या कहते हैं उसको क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? उधर स्कोप ज़्यादा है एनिमेशन वगैरह का, इधर तो सिर्फ जो बच्चों के कार्टून होते हैं उधर ज़्यादातर इधर ही बनते हैं, ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं। लेकिन ओवरसीज़ समझ लें मिच्योर शोज़, खून खराबा, मतलब उस तरह खून खराबा। अच्छा आपने ना अब एक काम करना है, अब आपने आहिस्ता आहिस्ता ना, मेरी सजेशन है, बाकी आपको जिस तरह बेहतर लगता है आप उस तरीके से अपने आर्ट को आप बेहतर समझते हो, लेकिन जिस तरह आपने मेंशन किया ना कि एक आर्किटेक्चर भी पूरी एक इसके हवाले से फील्ड है, सो आपने बिल्डिंग भी डिज़ाइन करनी है आप, ठीक है, और अपनी जो है ना वो फोकस करके कि जो जिस तरह आपको लगता है ना कि दुनिया में बिल्डिंग्स नहीं है और होनी चाहिए, तो एक अलग किस्म की बिल्डिंग आपने भी डिज़ाइन करनी है, नई और नित नई तरीके से। और दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि इंटरनेशनली आपने एक्सप्लोर करना है कि ये स्केच के कॉम्पिटिशन्स होते हैं या नहीं होते। तो आपने पाकिस्तान की तरफ से जो है ना वो स्केच आर्टिस्ट के तौर पर वहाँ पर भी जाना है और वो भी आपने देखना है। और इसके अलावा अच्छा अगर इसको एज ए हॉबी आपने रखा, तो हॉबी के साथ तो दीगर बच्चों के और भी शौक होते हैं कि मैं पायलट बनूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर या मीडिया में या कुछ और, तो अदर ऑप्शंस में क्या क्या रखा हुआ है? अदर ऑप्शंस में बायो जो मैं पढ़ा हूँ, मुझे डॉक्टर का शौक नहीं, लेकिन जूलॉजी उसमें मुझे काफ़ी शौक है, बचपन से शौक था उसका। और जूलॉजी में एट द एंड किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन होती है आपकी? वेटरनेरियन होता है एक, ठीक है, वेटरनरीज में होते हैं, एनिमल रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो नई ब्रीड्स को करते हैं। एनिमल लवर हो तो कोई पेट रखा हुआ है? हाँ, कैट्स और डॉग्स। कैट्स और डॉग्स रखे हुए हैं, कौन कौन से रखे हुए हैं? पर्शियन और एक छोटा सा एक रशियन डॉग है, छोटा सा वाइट कलर का, और एक कॉकर स्पैनियल नहीं है, हाँ कॉकर स्पैनियल ही। और वो तो उसकी केयर खुद ही करते हो? घर वाले ही करते हैं, मैं तो खेलता हूँ। अच्छा घर वाले ही करते हैं, तो आप क्या करते हो फिर? मैं खेलता हूँ। तो ज़ूलॉजी में जो इंटरेस्ट है तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है उसको भी अप्लाई किया करो ना वो, लेकिन थोड़ा सा तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर घर वाले ही करते हैं। अच्छा, और क्या जो है ना आर्टिस्ट, अगर मैं पूछूं पाकिस्तान में कोई है आपकी इंस्पिरेशन स्केच आर्टिस्ट की? अभी पाकिस्तान में तो इतना कोई नहीं मिला, क्योंकि इधर इतने रिनाउंड लोग नहीं जाते ना, एनिमेशन कम्युनिटी इतनी है, बहुत नीश है इसमें। अगर आप एनिमेशन कम्युनिटी में नहीं हो तो आप आपको पता ही नहीं कि है भी कि नहीं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में आपको पता है? तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कभी आपने ट्राई किया? क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो, आर्ट कर रहे हो, ऑल्दो आपकी एक नीश एक अलग है, अपनी स्पेसिफिक कार्टून्स में है, लेकिन जब आप निकलते हैं ना तो एक चीज़ से आप शुरू होते हैं और फिर बहुत सारे लगातार और चीज़ें करते जाते हैं उसके दरमियान में वेंचर्स। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या कैलीग्राफी की तरफ कभी आपने ध्यान दिया? कैलीग्राफी की तरफ किया था, लेकिन फिर मेरी राइटिंग नहीं सही। राइटिंग तो इतना अच्छा माशाल्लाह से आप स्केच कर रहे हो, वो राइटिंग भी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, उसको भी प्रैक्टिस करते रहा करो, फोकस करना पड़ता है, फिर ये छूट जाएगा पीछे। कामिल कभी ये सोचा है कि आपने जिस तरह से स्टार्ट किया, आपने कहा कि मैंने समर वेकेशंस में कार्टून देखे और मुझे शौक हो गया कि मैं जो है वो स्केचिंग करूं या आर्ट करूं, कभी आपने ये सोचा कि आप किसी से जाके प्रॉपर ट्रेनिंग लो या प्रॉपर सीखो, कोई ऐसी आर्ट की फॉर्म जो आप चाहते हो कि मैं वो जाके प्रॉपरली सीखूं? अभी जो मैं आर्ट फॉर्म सीखना चाह रहा हूँ अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी वही सीख रहा हूँ, और कभी किसी किसी जाके सीखने का दिल नहीं किया, क्योंकि सब कुछ जो है इधर फ्री में यूट्यूब, जैसे यूट्यूब है उस पर भी है, वो बंदा खुद अगर पिक्चर सामने हो जो आपको बनाना है, खुद आगे बनाते रहो, साल तक आप खुद। कितना टाइम लगता है आपको एक कैरेक्टर ड्रॉ करने में? एक कैरेक्टर कलरिंग प्रोसेस वगैरह सब कुछ मिला के 1 घंटा।
घंटा 2 घंटे। और बस घंटा 2 घंटे में आप कर लेते हो एक कैरेक्टर? और उसका साइज कितना होता है, एक वो बुक कॉपी जितना? ये हाँ A3 स्केच बुक होती है, इतनी कुछ और इतनी वाइड होती है। तो कैरेक्टर ज़्यादातर लेता है 80% पेज जो कवर हो जाता है, बाकी सारा वो। और कभी आपने बड़े पेपर पे ड्रॉ किया? बड़े पेपर पे हाँ, A3 पेपर बड़ा वाला पेपर ही होता है, लेकिन कभी लैंडस्केप पेपर होता है उस पे। हाँ, लैंडस्केप पेपर जो होता है, लैंडस्केप पेपर भी किया था, लेकिन वो प्रॉपर बोर्ड पे रख के और फिर उसके बाद जो है वो ड्रॉ जो होता है वो वाला बोर्ड, वाइट बोर्ड। हाँ नहीं, उस पे क्योंकि उस पे लेयर नहीं हो सकता, मार्कर्स होते हैं ना उनकी, इंक लेयर नहीं होती, वो एक दूसरे को ऐसे समझ कर देती थी। उस पे मैंने क्लास में बनाया था एक बार, लेकिन वो टीचर ने रेस कर दिया। जो आपके फेलोज हैं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं ऑल अराउंड पाकिस्तान, एज फेलोज भी आपके और क्लास फेलोज भी, क्या उनको मैसेज देना चाहोगे? जो कर रहे करते रहो, जो शो है वो करते रहे। जो कर रहे हैं आप करते रहें। He means to say कि आपका जो भी पैशन है उसको आप जो है वो कंटिन्यू करें। थैंक यू कामिल फॉर कमिंग। न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम लोग ने बढ़ना है, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और रोज़ाना हम आपकी मुख्तलिफ मेहमानों से मुलाकात करवाते हैं, लेकिन आज जिस खातून से हम आपकी मुलाकात करवाने वाली हैं वो बहुत ही मुनफरिद हैं, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा मुनफरिद है। डेली बेसिस पे हम बहुत सारी ख़वातीन की बात करते हैं, बहुत सारी पाकिस्तानी बहनों की बात करते हैं जो कि एक न एक कारनामा जो है वो सर अंजाम दे रही होती है। लेकिन आज की जो खातून, जो रोल मॉडल हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं, उनके काम को देख के लगता है कि यार बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं यार ये तो मर्दों वाला काम है, एसोसिएट कर देते हैं, सिंबॉलिक कर देते हैं हम बहुत सारी चीज़ें, ये मर्दों वाली हैं, ये ख़वातीन वाली हैं, लेकिन उन्होंने ये बाउंड्रीज जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। डेफिनेटली जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं इसको वुड आर्ट कह लें, आप वुड वर्क कह लें, वुड कार्विंग तो चलें, कुछ और चीज़ होगी, लेकिन ये दो नाम जो है बेहतर रहेंगे। लेकिन इनका जो अपना स्लोगन है अगर हम उसको यूज़ करें, सो शी सेड के टर्निंग वुड इनटू ड्रीम्स। सो ये कैसे होता है ये हम लोग पता करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नादिया हुमायूं साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक है। ओके, सो टर्निंग वुड इनटू ड्रीम्स, इसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? एज आई ग्रू अप तो मैं अपने घर में ही देखती थी कि मेरे नाना दादा का फर्नीचर हुआ करता था, एंड माई मदर यूज्ड टू टेल मी कि ये वहाँ से आया है। सो देयर वाज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी फर्नीचर। सो देन आई रियलाइज्ड कि वंस आई गॉट मैरिड तो मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता दैट थिंग इज़ डाइंग डाउन। जो हमारे एरा का फर्नीचर है वो डिस्पोजेबल होता जा रहा है। एंड देन माई हस्बैंड एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड रीडिंग, और फिर हमें फिर पता चला कि अच्छा क्वीन एन एरा का ये फर्नीचर था, इसके अंदर ये खासियत थी, एंड देन वी स्टार्टेड गेटिंग इनटू द वुड। नादिया, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली कि ये मुझे ये करना चाहिए? एंड कोई सपोर्ट करने वाला था या कोई ऐसा रोल मॉडल आपके सामने था यार ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग तो मुझे भी ये करना चाहिए? माई हस्बैंड। मैं रोज़ सुबह जाके सो आई वुड ब्रिंग टी फॉर हिम, और मैं जाके ना देखती रहती थी। आई वॉज अ स्पेक्टेटर देन, और मैं ये सोचती थी कि यार ये हाउ डज ही स्पेंड द होल डे इन दिस वर्कशॉप। मेरे रूफ टॉप पे बहुत गर्मी भी होती है और बस देखती रहती थी। लेकिन जब हम लोगों ने ऐड ऑन की मशीन्स एंड देन वी बॉट अ लेथ इज़ वुड टर्निंग, जब वो मैंने देखा तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसके अंदर ये है कि उसके अंदर कर्व्स और फ्लूट्स और ये चीज़ें हैं। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट और एंड देन आई गॉट हुक्ड ऑन। Wow. There was no turning back. So ये मतलब कि अगर हम यूँ कह लें कि आप लोगों का फैमिली हॉबी एंड फैमिली बिजनेस दोनों जो है ना वो एक ही जगह पर हो गए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सो कौन कौन से हमें भी समझाएं कि फर्नीचर टाइप्स होती हैं जो आपने जिस तरीके से जिक्र किया कोयन एरा का, और आपके पेज पे भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसमें एक और चीज़ जो सामने आती है दैट इज़ विंटेज। तो आपको विंटेज फर्नीचर और उस तरफ जो है ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। सो प्लीज़ कुछ बताएं इस बारे में। अच्छा, जो विंटेज में जब आप जो क्वीन एन की तरफ जाते हैं तो उनकी जो कैब्रियो लेग्स हैं एंड देन दे हैव शेल्स कार्व्ड इन इट, जो उनका लेडीज़ राइटिंग डेस्क है, फिर शेकर्स है, शेकर्स के अंदर भी कर्व्स आते हैं, यू नो वो वाली जो उनका जो फर्नीचर है ना वो कलोनियल एरा, दीज टू, वो उनको मैं बहुत आई रियली लव दैट टाइप, दैट काइंड। सो आप अभी क्या क्या आपके थ्रू बन चुका है और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जो लोग आपको ऑर्डर देते हैं? मेरे कैंडल स्टिक्स हैं, नैपकिन रिंग्स। मुझे टेबल वेयर का बाय द वे बहुत शौक है पर्सनली। मैं व्हेन आई वाज यंग मैं देखती थी माय मदर वुड डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑन द टेबल, तो वो मुझे शुरू से ही बड़ा शौक था।
तो उससे मैंने पहले स्टार्ट किया. सो आई हैव नैपकिन रिंग्स और फिर वो ट्रेज, कैंडल स्टिक्स, वो चीज़ बोर्ड्स, प्लेटर्स. और अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड के साथ हेल्प मैंने की एंड देन वी मेड अ चेस बोर्ड. नादिया, आपको ये रिस्पांस मिलता है यूजुअली, क्योंकि जिस तरह से मैंने शुरू में बोला कि ये बड़ा मैनली काइंड ऑफ थिंग है कि यार आप इसको एसोसिएट कर देते हो कि यार ये तो मर्दाना काम है ये वो, क्या आपको भी फैमिली की तरफ से और बाहर के लोगों से, मतलब स्पेशली दोस्तों वगैरह से, क्या ये रिस्पांस मिला था, ये अप्रिसिएशन मिली थी कि नहीं यू आर डूइंग गुड? फैमिली तो मेरी बहुत आर्टिस्टिक है, इन लॉज एंड माई फैमिली, इमीडिएट फैमिली, वो तो उनसे तो बिकॉज देर ऑल आर्टिस्ट, हाँ वो तो वहाँ से तो इट वाज लाइक अच्छा कर रही है, गुड, लेकिन ठीक है आर्ट है. जो मेरे फैंस थे जो पेजेस पे आए, दे वो बहुत अप्रिसिएशन मिली. मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही थी टू बी ऑनेस्ट. उनके लिए इट वाज न्यू, क्योंकि वही बात है कि लड़की, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान से हैं, सो दे थॉट कि मैं इधर नहीं रहती, विच वाज अ थिंग. लेकिन अप्रिसिएशन बहुत मुझे मिली, बहुत. दे वर वेरी हैप्पी. सो आपको ऑर्डर्स आते हैं, मुझे ये समझा दें कि आप जो है अभी जो वर्कशॉप है, ठीक है, तो वर्कशॉप में किस किस चीज़ के ऑर्डर आते हैं और उसमें क्या चीज़ें आप मैनेज कर रही हैं और क्या आपके हस्बैंड मैनेज कर रहे हैं? अभी जो काम है ना, जो जिस तरह के जैसे प्लेटर्स आ रहे हैं और वो कैंडल स्टिक्स आ रही हैं, वो मैं ही मैनेज करती हूँ. मेरा हस्बैंड मेरा वीडियोग्राफर है, वो मेरी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, और मेरे स्क्रिप्ट राइटर है. तो जो बाकी आई वांट टू गेट इनटू फर्नीचर मेकिंग, वो सारा वो फिर देन ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू हेल्प मी विद दैट. बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि इट्स अ टीम वर्क, दोनों मिलकर आप काम करते हैं. मुझे बटन नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये बटन्स वुड बटन्स हैं, ये क्या हैं? ये कोस्टर्स हैं. ओके. जो द कोस्टर्स, ये वो है, तो उसको हमने बटन का शेप दी है. नादिया, अभी तक आपके पास जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर आया, क्योंकि अभी आपसे नजम ने पूछा कि आपके पास ऑर्डर्स भी आते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर जो आया, जो आपने कहा कि ये बड़ा मुश्किल है और आपके लिए थोड़ा स्ट्रेंज भी हो, कि ये कौन बनवाता है? अच्छा, जो नैपकिन रिंग्स थे ना, टू बी ऑनेस्ट, वो क्योंकि मुझे चिजल यूज़ नहीं करनी आती थी शुरू में ना, पहले एक दो दिन. मैं अपने हस्बैंड को भी यही कह रही थी एंड ही वुड ऑलवेज टेल मी कि मुझे कोई ऊपर से तो नहीं मैंने सीखा. मैं उसको ये कहती थी कि यू स्टार्टेड विद द डिफिकल्ट थिंग, मतलब मुझे बजाय इसके कि नीचे से ऊपर सबसे मुश्किल चीज़ से, यू नो, तो वो जो चिजल था उससे जो मुझे नैपकिन रिंग्स बनाने थे ना, दे वर वेरी वेरी हार्ड फॉर मी. लेकिन अब क्योंकि मुझे आदत हो गई, सो आई लव चिजल. ही टोल्ड मी कि वुड वर्किंग चिजल के बगैर नहीं होती, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो क्या मतलब था कि नहीं होती. नैपकिन रिंग्स जो हैं, ठीक है, ये जो इसी वक्त आप हमारी टीवी स्क्रीन पे भी नजर आ रही हैं, तो ये इसके ऑर्डर्स आते हैं आपके पास? बहुत आते हैं, काफ़ी. अच्छा, मुझे पहले ऐसे ही लगता था कि ऐसी चीजें कौन करता होगा अपने घर पे? टेबल वेयर का मुझे शौक है, बिकॉज आई सॉ माय मदर डू इट. लेकिन लोगों को है, आई थिंक प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है. जैसे आप खाने को गार्निश करते हैं, वो चीज़ ही डिफरेंट हो जाती है, राइट? एग्जैक्टली. तो आई थिंक पीपल डू इन्वेस्ट इन ऑन देयर टेबल. ओके, सो क्या प्लान्स हैं आपके, किस तरीके से जो है ना वो आगे वुड मेकिंग में आगे क्या-क्या चीज़ें जो है वो आपने करनी है? मेरा एम जो है वो तो है कि जब मैं लेडीज़ राइटिंग डेस्क बनाऊँ, ठीक है, द क्वीन एंड लेडीज राइटिंग डेस्क, लेकिन उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता आई विल परस्यू दैट. लेकिन अभी मैं एक दो दिन पहले अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आई वांट टू स्टार्ट मेकिंग कॉफी टेबल्स, उसकी जॉइनरी और उसका वो सारा प्रॉपर, यू नो, स्टार्ट टेलिंग मी. अभी तक आप प्रॉपर्ली फर्नीचर में नहीं आई, खुद नहीं. मैंने असिस्ट किया था अपने हस्बैंड को विद द चेस टेबल, जिसके अंदर वो कैब्रियो लेग्स है, लेकिन अकेले अभी नहीं किया. नादिया, हम जब फर्नीचर इन चीज़ों की बात करते हैं तो हम यूजुअली वुड क्वालिटी की बात करते हैं कि वुड की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड की हम बात करते हैं कि ये वाली लकड़ी है, ये वाली लकड़ी है, ठीक है. क्या इसमें मशीनरी भी मैटर करती है कि किस टाइप की या किस क्वालिटी की मशीनरी आप यूटिलाइज कर रहे हैं? बिल्कुल करती है. अभी बहुत सारे लोग ऑनलाइन मुझसे यही पूछते हैं कि पाकिस्तान में रेडिली अवेलेबल नहीं है हमारे टूल्स. मैं जैसे आई वांट टू गेट इनटू वुड कार्विंग एज वेल, लेकिन वो वुड कार्विंग टूल्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है. तो वो चीज़ आप देखें ना, जो चीज़ आप यूज़ करें उसका एंड प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट डेफिनेटली आता है. वो तो क्या वो फर्नीचर या जो वुड प्रोडक्ट्स आप बनाती हैं उनकी लाइफ स्पेन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप जिस तरह की मशीनरी इस्तेमाल करती हैं? जी, बहुत ज़्यादा होती है. मतलब बाहर जैसे एक स्पेशल ग्लू होती है जो पाकिस्तान में उस तरह की नहीं मिलती है, ठीक है, वो कुछ इंपोर्ट करवा रही हैं. मशीनरी सारी इंपोर्टेड है, और जो बाकी ग्लूज और ये स्टफ वो तो सारा लोकल ही यूज़ कर रहे हैं. लेकिन मशीनरी क्योंकि बहुत अच्छी है, टूल्स बहुत अच्छे हैं, प्लेनर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, सो वी हैव दैट एडवांटेज. और मैंने अच्छे ज़माने पे मंगवा लिया था जब डॉलर ऐसा नहीं था कि आप. ओके, सो मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें बनाने में ये जो ऑफ रिकॉर्ड एक बात चल रही थी यहाँ पर कि एक आर्टिस्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन से निकालने के लिए. सो ये क्या आपके लिए भी एक आर्ट है, एक फ़न है? बिल्कुल है. आप
as soon as I enter my workshop I forget about everything else. मतलब इंसान की ज़िंदगी में इश्यूज़ परेशानियां तो हैं ही, लेकिन आई थिंक उसको आप चैनलाइज कैसे करते हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। इट्स अ रियली गुड थिंग कि हम लोग पहले देखते थे तो बहुत सारे ऐसे काम मौजूद थे हमारे पास, उसमें एक ये लकड़ी का काम ही आप लोग ले लें कि इसको लोग करते थे और उनका पेशा होता था, और वो इसको और ये भी बाकायदा तौर पे कहा जाता है कि ये लेबर वर्क है और उसको किया जाता है, लेकिन ये सोचने का नज़रिया होता है। आप इसको एक आर्ट फॉर्म भी जो है एग्जैक्टली समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये है आर्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब जैसे देखिए, अगर आप क्ले से काम कर लें, जैसे मैंने आई अटेंडेड अ वर्कशॉप फ्यू वीक्स अगो, क्ले में भी व्हेन यू वर्किंग विद हैंड्स उसकी जो फील है you forget about everything else. Definitely. कि और क्या हो रहा है, आपकी एंजाइटी और वो सब चीज़ें जो है वो निकल जाती हैं। अभी आप कहीं और से भी सीख रही हैं या सिर्फ आपके हस्बैंड ही जो है वो आपको सिखा रहे हैं, या वो ही सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं? वीडियोस देखती हूँ, लेकिन मेनली ही इज़ माय मेंटोर। किस तरह के उस्ताद हैं वो? क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज योर हस्बैंड, तो शायद बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, या कई जगहों पे बहुत डांट भी देते होंगे कि यहाँ पे ये खराब किया है, ऐसे डांटते हैं, तो वो खवातीन को नहीं समझ आती। नहीं, खवातीन ही डजंट से। द गुड थिंग इज कि मुझे कभी जेंडर उस पर नहीं कहा, लेकिन इसकी वजह से ना, डर की वजह से आई थिंक मैंने ज़्यादा जल्दी सीख लिया है कि जैसे अगर इफ़ ही गोज़ आउट फॉर अ ब्रेक तो लीव्स एवरीथिंग ऑन मी, तो मैं जब जल्दी करती हूँ कि कोई चीज़ इम्परफेक्शन ना रह जाए क्योंकि मुझे डांट पड़ेगी। क्या उनके साथ कंपटीशन होता है यार, इसने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है सो आई हैव टू डू इट मोर बेटर? नहीं, कंपटीशन नहीं, बनता नहीं है। नहीं, कंपटीशन अभी आई थिंक उसका लेवल बहुत है, यू नो, आई स्टिल हैव टू वर्क हार्ड टू रीच हिज लेवल। लेकिन सो मुझे ये बताएं कि ऑर्डर्स जो हैं वो आप लोगों के पास ओवरऑल किस किस किस्म के लोग जो है वो दे सकते हैं, लाइक एनी टाइप ऑफ फर्नीचर या क्या क्या चीज़ें? ऑर्डर्स मेरा सारा मैंने अपनी लिस्ट बनाई हुई हाइलाइट्स के अंदर मेरे प्रोडक्ट्स के नाम पे, तो इंस्टाग्राम पेज मेरा पेज जो है उस पर आके दे कैन ऑलवेज मैसेज मी और वहीं पे ही ऑर्डर। हम आपको ना ज़्यादा बिजनेस लेके देना चाह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी ओवरऑल वर्कशॉप में जो है क्या क्या चीज़ें जो है ना हम दे सकते हैं? अच्छा, उसके अंदर जो है वो आप विंसेट चेयर्स हैं, फिर क्वीन एंड कैंडल स्टिक है, स्टैंड है, फिर बाकी फर्नीचर में ये चीज़ें हैं, बाकी फिर मेरे कोस्टर्स, कैंडल स्टिक्स, नैपकिन रिंग्स और। अच्छा, कौन सी लकड़ी का, कोई खास लकड़ी का भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? कर रहे हैं महागनी। अब मेरी बहुत फेवरेट जो है वो रोजवुड, शीशम हमारी जो लोकल वुड है, और महागनी है, क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट है, उसके ऊपर बहुत मज़ा आता है काम करने का। मतलब आप चिजल्स यूज़ करें और उसको आप टर्न करें, इट्स रियली नाइस। वो दोनों, रोजवुड का टेक्सचर और कलर बहुत अच्छा है, इट्स डार्क, मुझे डार्क वुड अच्छी लगती है। और लास्ट में जो पॉलिश का प्रोसेस होता है, मैं लिंसीड ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि वो एडिबल है, मेरा सारा फूड वेयर है, तो वो इसलिए मैं ये प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करती हूँ। आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल यूज़, लेकिन मैं लिंसीड ऑयल करती हूँ। नादिया, डू यू प्लान कि आप फ्यूचर में जो है वो फीमेल्स को किसी तरीके से सिखाएंगी, या आप इस तरह से कोई ना कोई काउंसलिंग वगैरह इस पे करेंगी? क्योंकि शुरू में ही हमने इस पे बात की कि ये बड़ा वो मर्दाना टाइप इसको जो है ना प्रोफेशन समझा जाता है, तो क्या आपके भी कुछ इरादे हैं कि आप फीमेल्स को जो है इसकी तरफ मोटिवेट करें और उनको इस प्रोफेशन की तरफ लेके? जी डेफिनेटली, मुझे बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया, वो अभी मेरे से क्लासेस लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मेरी रूफ टॉप पे है वर्कशॉप, इट इज़ वेरी वेरी हॉट, मैं खुद रात को जाती हूँ काम करने के लिए, तो वो मैं इन नियर फ्यूचर मैं ये करूँगी और डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए करूँगी। मतलब अब मेरी इस पे इंस्टाग्राम पे, सो आई हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके अंदर ये है कि एक अभी रिसेंटली एक बंदे ने अपने बेटी 3 ईयर ओल्ड के लिए वर्क बेंच बनाया, एंड देन आई आस्क्ड हिम, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाह रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो हैंड ड्रिल भी यूज़ कर लेती है, एंड शी यूजेस अ प्लेनर एज वेल। क्या एज है उसकी? 3 ईयर ओल्ड। तो मैं अब हर एज ग्रुप के लिए आई इंटेंड ऑन प्लानिंग क्लासेस, क्योंकि मेरे ख्याल में ये चीज़ें अब हमारे स्कूल्स में लैक कर रही हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं यही से बोलना चाह रहा था कि ये स्किल एजुकेशन कितनी मैटर करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसको अगर इंडल्ज किया जाए कि ऐसे बच्चों को स्किल्स सिखानी चाहिए। बिल्कुल। ये जो हमारी समर्स ब्रेक हैं, अगर हम इसी का यूज़ कर लें, रेगुलर आप करिकुलम का हिस्सा ना भी बनाएं, ये ब्रेक्स में आप इनको यूज़ करें, तो फिर भी कितना फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि आई थिंक ये जो लाइफ स्किल्स हैं ये, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एंटरप्रेन्योर्स देखिए कितने सारे आ रहे हैं, तो आगे उनके लिए इट्स गुड फॉर देयर फ्यूचर। नादिया, आपने क्या सोचा कि मिनिमम क्या एज होगी जिससे आप, जिस एज के बच्चों को आप जो है वो सिखाना पसंद करेंगी? आप चाहेंगी कि इस एज से जो है ना बच्चों को इस स्किल की लर्निंग होनी चाहिए? आइडियली मेरा तो ख्याल है 4 to 5 years में किड्स आर गुड टू
गो, मतलब वो उनको पावर टूल्स और वो चीज़ें नहीं दूंगी, लेकिन जैसे अब वो दे कैन यूज़ सॉ, हैंड टूल्स यूज़ कर सकते हैं, एक बॉक्स बना सकते हैं, थोड़ा सा डायमेंशंस, उनको ट्राई स्क्वायर से मेजरमेंट ले सकते हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लेकिन आई थिंक आई विल स्टार्ट विद 5 years प्लस जो है वो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर अप्रोचिंग मी, बहुत सारे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनके बच्चे चलिए अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव साइंस है। अच्छा, जितने भी ख़वातीन आपको देख रही हैं, सो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अब आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। सो कैसा आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो इतने ज़्यादा निकलते आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पे ऑनलाइन जो हैं, सो कुछ टिप्स आप भी शेयर करना चाहें, और आप किसी गैप की अगर बात करना चाहें जो इस वक्त सोसाइटी में है, जिसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट में? मेरे ख्याल में कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा अ लॉट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, सबके पास बहुत स्किल्स हैं, लेकिन जो मेरा ख्याल में जो पहला इनिशिएटिव है ना, द फर्स्ट स्टेप, वो बहुत सारे लोग हैं जो लेने से थोड़ा सा घबराते हैं लेने से। वो फर्स्ट स्टेप वाकई में घबराते इस वजह से हैं कि उस वक्त माइंड पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं और आप पहली दफ़ा कोई चीज़ शुरू करने लगे होते हैं, वही राइट मोमेंट होता है जहाँ पर एक गाइडेंस की जरूरत होती है। सो प्लीज़, मेरे ख्याल में देयर इज नो एज टू लर्निंग एनीथिंग, ठीक है? यू शुड ऑलवेज ट्राई न्यू थिंग्स। मैं ऑनलाइन पढ़ाती भी हूँ, आई होम स्कूल माई किड्स, मुझे डिफरेंट कोर्सेज अगर पता चलते हैं, जैसे मैं आपको क्ले का बता रही थी, मैं डिफरेंट मीडियम्स को डिस्कवर करती हूँ, एंड आई थिंक आपको नहीं पता चलता कि जब तक अनलेस यू ट्राई कि कौन सा चीज़ है जो आपको दैट मेक्स यू हैप्पी। सो आई थिंक यू शुड कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो किचन गार्डनिंग हो, आपको करना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि आपके, बिकॉज यू ऑलवेज, एवरीबडी हैज़ अ हिडन पोटेंशियल, तो फिर आपको इवेंचुअली क्या चीज़ इंट्रीग करती है और आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। और कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? अराउंड अ ईयर। और 1 साल में आपने काफ़ी ग्रो किया, वंडरफुल। सो मुझे ये बताएं कि ऑनलाइन चीज़ों को, जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, उनको भी खुद ही मैनेज कर रही हैं? उनको भी खुद ही कर रही हूँ, कुछ बीच में, क्योंकि माय हस्बैंड इज़ वो लिखते बहुत अच्छा है, तो वो मुझे बीच में टिप्स दे देते हैं, और बाकी आई थिंक सोशल मीडिया को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं रहा अब, क्योंकि देखिए मुझे पहले ये था कि आई डोंट नो हाउ पीपल वुड रिएक्ट टू अ गर्ल डूइंग दिस, लेकिन मुझे अप्रिसिएशन मिली है। इट वाज अ वेरी स्मूथ जर्नी। नादिया, बहुत सारी चीज़ें आप बना रही हैं, वुड मेकिंग में आपकी बहुत सारी जो है वो चीज़ें सामने भी आ रही हैं, हमने पिक्चर्स भी उनकी देखी। कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आप सोचती हूँ कि ये एक मेरा गोल है कि ये मुझे लाजमी बनानी है, मैं खुद को इतना स्किलफुल करूँगी कि आई एम गोइंग टू मेक दिस थिंग? अभी जो रिसेंटली ये जो आपने देखा होगा चेस टेबल जो है, द स्टैंड, क्योंकि उसके ना कैब्रियल लेग्स हैं, द कर्व्स, वो मेरा एम है कि ये मैंने करना ही करना है। एंड देन देयर डफटेल जॉइंट्स, जो एक बड़े स्पेशल जॉइंट्स होते थे, जो ड्रॉर्स के आपको साइड्स पे नजर आए, ये हमारे दादा नाना के उस टाइम्स के पहले बहुत कॉमन था, ये अब नहीं है ऐसी चीजें। वो आई वांट टू गेट इनटू दैट। मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे दादा नाना कौन से दे होगा कि होगा या नहीं होगा, कुछ याद नहीं आ रहा। अगर वो सामने चीज होगी तो फिर एग्जैक्टली मैं समझ सकूंगा कि ऐसा आज आप घर जाके जो है ना पूछेंगे। अच्छा, अभी हम जिक्र कर रहे थे एक और चीज का ऑफ एयरी, कि पुराना जो फर्नीचर है उसके अंदर आपने खुद मेंशन किया कि आप ये सोचती थी कि स्किल है या ऐसी लकड़ी का कमाल है। सो उसमें फिर आपने बताया कि स्किल आपको लगती है। हमारे नज़दीक तो हम जो समझते हैं कि हम किसी भी पुराने फर्नीचर को हिलाने के लिए भी जो है ना 3-4 बंदों का इस्तेमाल होता है, और हम ये बोलते हैं लकड़ी बहुत अच्छी थी। अच्छा, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्लाई का भी काम कर रहे हैं, ऊपर वनेयर लगा रहे हैं। वनेयर इज़ लाइक पतली सी, आप स्ट्रिप सी लगा ले फर्नीचर के ऊपर, सॉलिड वुड नहीं होती वो। सो इट्स बोथ, एक तो सॉलिड वुड नहीं यूज़ हो रही है, स्किल भी है। आई थिंक देखिए, अब बहुत मैस प्रोडक्शन है। पहले मेरे ख्याल में एक पीस के ऊपर ना एक वो पीस ऑफ आर्ट समझा जाता था। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी ना कि आप पहले बहुत मेहनत होती थी एक पीस के ऊपर। अब मेरे ख्याल में वो वाली चीज़ नहीं रही, क्योंकि अब मैस प्रोडक्शन है। पीपल डोंट इवन नो वनेयर। मुझे टिल आई गॉट इनटू दिस मुझे नहीं पता था ये जो ऊपर स्ट्रिप होती है, मेरा ये ख्याल था कि ये वुड ही है, वो वनेयर होती है जो चिप हो जाती है, जो फूल जाती है। ओके, नाइस। Well, thank you so much नादिया हुमायूं for coming. Lovely seeing you, और बेस्ट ऑफ लक आपके इस तमाम वेंचर के लिए। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को हमारे साथ फ्रेंड।
दादू और चाचू भी तो आप ही की वजह से उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आपको खतीजा से? शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ। तवानाई बचाएं, मईशत बचाएं, एनर्जी बचाएं। प्रोग्राम के शुरू में ही हम बात कर रहे थे बदलते मौसम की, बारिशों की बात कर रहे थे और हमने ये भी मेंशन किया था कि कल बारिश हुई है और आज सुबह भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बहुत सारी जगहों पे शायद अभी भी गर्मी हो, लेकिन मानसून की बारिशों का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर शायद प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है क्योंकि बारिशें जब होती हैं तो इसके साथ पानी भी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है बहुत सारी जगहों पर। लेकिन स्टिल आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बदलते मौसम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करें ताकि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट ना हो। अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल भी रखें। यस डेफिनेटली। और आज सुबह सुबह जब ड्राइव कर रहे थे मौसम का खुशगवार मौसम था। इसके साथ साथ एक और अच्छी चीज़ थी कि ट्रैफिक भी कम थी क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं और फिर बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से वैसे बाहर गए होते हैं अपने ईद करने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जब आप अपने इर्द गिर्द एक खुशगवार मौसम देखती हैं तो आपका मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है और फिर दिल करता है कि फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ कहीं हल्ला गुल्ला मस्ती के लिए निकला जाए, बच्चों को पार्क लेकर जाया जाए, फैमिली को रेस्टोरेंट कोई खाने के लिए लेकर जाया जाए। और फिर उसके साथ साथ ये भी आपका मूड होता है कि कुछ अकेले भी अगर टाइम स्पेंड करना है तो इस्लामाबाद जैसे ब्लेस सिटी में आप जाके पहाड़ों में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन कराची के लोग साहिल और समंदर जा सकते हैं। लाहौर के पास भी बहुत सारे अच्छे मकामात मौजूद हैं। क्या मुल्क की सूरत हाल है और आने वाले ये 3-4 दिनों में 5-6 दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि प्री मानसून जो है सिलसिला वो शुरू हो चुका है और इसका पहला स्पेल भी हम लोगों ने देखा 26 से 29 के दरमियान और अब 3 से 8 जुलाई के दरमियान भी ये सिलसिला जारी है। तो अर्बन फ्लडिंग का भी क्या खदशा मौजूद है, अगर मौजूद है तो किन इलाकों में है वो हम जानेंगे। और किन से जानेंगे, हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब, डायरेक्टर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा ये स्पेल सबसे पहले तो कितने अरसे तक और कितने दिनों तक रहेगा, एग्जैक्टली डेट क्या आप लोगों तक नजर आ रही है आप लोगों को? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब के साथ जो है राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा, अब जो सूरत हाल हमें सुनने में आ रही है उसके मुताबिक 8 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है यही मानसून का सिलसिला जारी रहेगा। इसमें मूसलाधार बारिश होगी और कहीं पर गरज चमक के साथ और कहीं पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, ओवरऑल पूरे मुल्क में बारिशों का इम्कान है। तो आप लोग जहां पर भी मौजूद हैं बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को सेफ रखें। अगर कहीं पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा है तो NDMA और इसके अलावा डिफरेंट मैनेजमेंट के जो इदारे हैं और आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है वहां पर भी आप लोगों को अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। जिस तरीके से हम लोग रिसेंटली देख रहे थे कि कराची में जब आना था वो सिलसिला साइक्लोन का और उसको क्या कह रहे थे, उसका नाम एक स्पेसिफिक रखा गया था, और जब वो आना था तो तब बहुत ज़्यादा लोगों को शिफ्ट भी करवाया गया कराची के साहिल से। इवन बलूचिस्तान की वो साहिली पट्टी या सिंध की ऐसी पट्टी थी जहाँ से वो किया गया इरेडिकेट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को जो भी हिदायत दी जाएंगी मैनेजमेंट की तरफ से आपने उनको समझना है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब, डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कब तक जो है वो एक्सपेक्टेड है मानसून की बारिशों का सिलसिला?
डॉक्टर साहब आप तक आवाज़ पहुंच रही है? मेरा ख्याल है आज मौसम अच्छा हो गया तो सब कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है ना वो एंजॉय कर लिया जाए। तो डॉक्टर साहब के साथ मौसम के साथ साथ हमारा राब्ता भी जो है वो उनका ये बहुत जगहों पे वैसे मसला होता है, मौसम चेंज होता है तो नेटवर्क जो है ना उसका प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है। कभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मौसम बदल रहे हैं, जिस तरह से तेज़ी से जो है वो बारिश आती है, हवाएं आती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन है। कल जिस तरह से मैं गई हुई थी ट्रेल 5 पे, बिल्कुल धूप निकली हुई थी, शदीद गर्म मौसम था, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर अंदर अचानक हवाएं आना शुरू होगी, अचानक बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज़ बारिश थी कि उसको जो है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। सो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या एक्सपेक्टेड जो है वो कंडीशन है 8 जुलाई तक? अभी तक हमें जो शेयर किए जा रहे हैं कि फिगर्स वहाँ तक मानसून की बारिशों का सिलसिला आएगा, तो आपके पास क्या अपडेट है सर? जी बिल्कुल, जो जुलाई और अगस्त जो है वो पीक रेनफॉल सीजन होता है हमारे पास, और मानसून रेनफॉल्स जो हैं वो हमारे पूरे मुल्क के अंदर पीक उसके हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जो पहला हमने एक्सपीरियंस किया है ये मानसून का फर्स्ट स्पेल है जो कि जुलाई में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये ऑन एंड ऑफ 8 तारीख तक जो है ये बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। पहले तो ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी अपर पार्ट्स में है, जिसमें पंजाब के ज़्यादातर बलाई हिस्से हैं, सिंध के जो अपर पार्ट्स हैं, सेंट्रल पार्ट्स हैं, खैर पख्तूनख्वा के बलाई पहाड़ी इलाके हैं, तो सेंट्रल और अपर पार्ट्स में जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और लेकिन बाद फिर ये साउथवर्ड जो है वो सिंध की तरफ भी शिफ्ट हो जाने के इसके चांसेस हैं। तो डॉक्टर साहब अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर ये भी मेंशन किया जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा, क्या कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों तक पहुंच रही है? कहाँ कहाँ पर ये खदशा है? देखिए, जो मॉनसून रेनफॉल्स हैं वो जुड़ी हुई होती हैं एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स के साथ। मॉनसून्स के अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं हैवी रेनफॉल्स को, और अगर हम इसको बैकग्राउंड क्लाइमेट चेंज के बैकग्राउंड में देखें तो हम पिछले चंद सालों में देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, चाहे वो एक्सट्रीम रेनफॉल्स की सूरत में हो, फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में हो, अर्बन फ्लडिंग की सूरत में हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो जो मॉनसून सीज़न है उसके अंदर हम जो हमारे मेन सिटी सेंटर्स हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, उसके अंदर हम जो लो लाइंग एरियाज हैं उसके अंदर हम अर्बन फ्लडिंग के चांसेस को जो है एज अ होल पूरे मॉनसून सीज़न में, और पर्टिकुलरली जो हैवी मॉनसून स्पेल्स होते हैं उनके अंदर हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो मॉनसून का जो पहला स्पेल है उसके अंदर हमारे जो मेन सिटी सेंटर्स हैं जैसे लाहौर है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, कराची है, पेशावर है, गुजरांवाला, सियालकोट, तो जो मेन अर्बन सेंटर्स हैं उनके अंदर हम जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उनके अंदर हम अर्बन फ्लडिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। न सिर्फ ये बल्कि जो माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर हिल टॉरेंट्स वगैरह हैं, पहाड़ी नदी नाले हैं, उनके अंदर फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस भी जो हैं वो मानसून सीज़न के अंदर, और ख़ास तौर पर जब पीक सीज़न होता है उसके अंदर हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स के भी चांसेस को इन दिनों में इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके। डॉक्टर साहब, क्या एहतियाती तदबीर जो है वो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स या क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप फ्लडिंग और इन सब चीज़ों से जो है वो खुद को सेफ कर सकें? देखिए, सबसे पहले आप वेदर फोरकास्ट के, अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कहीं आपने जाना है, तो उस हवाले से तो आप वेदर फोरकास्ट जो इशू को हो रही होती है उससे आगाही ज़रूर हासिल करें। जो रूट है, आप जिस रूट पे आपने ट्रैवल करना है उसकी कंडीशंस कैसी हैं, आया कोई ऐसी जगह तो नहीं है जो कि प्रोन है लैंडस्लाइड्स के लिए या अर्बन फ्लडिंग के हवाले से या फ्लैश फ्लडिंग के हवाले से, उन चीज़ों को देखें। और उसके साथ साथ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो लोकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हों, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो गाए बगाए आगाही की मुहिम चलाते रहते हैं कि मानसून के अंदर हमको किस तरह जो है डिज़ास्टर से जो है वो बचा जा सकता है। तो वो जो तमाम आगाही की मुहिम है और आगाही की चीज़ें हैं उनको हमें इनटेक करते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए, और हमें सेफ रहना चाहिए, चाहे वो फ्लैश फ्लडिंग हो, अर्बन फ्लडिंग हो, लैंडस्लाइड्स हो, और इवन लाइटनिंग है, विंड स्टॉर्म्स हैं। तो उस चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए, और उनके अंदर जैसे कहते हैं बेजा ट्रैवल जो है
उसको अवॉइड करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ से भी मेंशन हो गया, थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमने अर्बन फ्लडिंग का जिक्र किया, तो वो इलाके जो इस वक्त पिछली दफ़ा भी जो सैलाब में मुतासर है, ख़ासतौर पर मैं जिक्र करूँ नौशहरा वाली साइड का, सवात वाली तरफ का, फिर हम लोग चले जाएँ सिंध में सूरत हाल, बलूचिस्तान में सूरत हाल, उन एरियाज़ की क्या कंडीशन रहेगी? देखिए फिलहाल तो अभी हम जो मानसून एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में है। अभी ये फर्स्ट स्पेल्स आ रहे हैं मानसून के, और जुलाई और अगस्त जो है वो पीक सीजन्स होते हैं मानसून के हवाले से, और पीक रेनफॉल हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है कि अगर हम बैकग्राउंड में देखें क्लाइमेट चेंज के, तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो चाहे वो कोई भी एरियाज हों, खासतौर पे हमारे मेन सिटी सेंटर्स हो, अर्बन सेंटर्स हो, पहाड़ी इलाके हों, तो मानसून सीजन में हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, गैर मामूली तौर पर मुहतात रहने की ज़रूरत है कि वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो कि नेचुरल होते जा रहे हैं आने वाले सालों में, और दूसरे चंद सालों से उसकी फ्रिक्वेंसी में इजाफा हो रहा है, तो उससे बचा जा सके। क्योंकि मानसून के अंदर हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और आइंदा भी इसको इसी तरह पैटर्न जो है मानसून का वो लग रहा है कि वो इसी तरह रहेगा। और अगर मैं जिक्र करूं सर कराची की सूरत हाल की, तो कराची में मौसम आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि कराची वाले ये कह रहे हैं कि वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला शुरू तो हुआ है, लेकिन बड़ा ही हल्का हल्का सर चल रहा है। अभी उन्होंने एक्सपीरियंस अलबत्ता बहुत ज़्यादा किया है बिपरजॉय को, और जो आपकी वेदर एक्सट्रीम कंडीशन की बात थी, क्या उसी की वजह ये भी था कि वन ऑफ द साइक्लोन जो अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया कराची ने? देखिए फिलहाल तो सदर्न हाफ ऑफ द कंट्री में अभी फिलहाल कोई सिग्निफिकेंट वेदर के चांसेस नहीं है अगले 2-3 दिन में, लेकिन 7-8 तारीख के बाद जो सिंध के ज़्यादातर इलाके हैं, कोस्टल बेल्ट है, बलूचिस्तान की सिंध मकरान साहिल है, उस पे जो है वो मानसून के पहले स्पेल की चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल अभी दूर है, जैसे जैसे ज़रा टाइम बेहतर होगा तो फोरकास्ट की कैपेबिलिटीज़ जो है, स्किल्स जो हैं वो बेहतर होती जाएंगी। तो क्लाइमेट चेंज जो है, जैसे कि आपने अर्ज किया है, वो हमारे ओवरऑल जो है सब चीज़ों को, ख़ासतौर पे जो हमारे नेचुरल पैटर्न्स हैं, जो नॉर्मल प्रेशर पैटर्न्स हैं या प्रेशर पैटर्न्स हैं, उनको जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, और ये जैसा लग रहा है जैसे कि न्यू नॉर्म्स बनते जा रहे हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, चाहे वो मैंने पहले भी अर्ज किया, हेल स्टॉर्म की सूरत में हो, फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में हो, लैंडस्लाइड्स की सूरत में हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में टॉरेंशियल रेन्स हो, तो इन तमाम चीज़ों को ख़ास तौर पर मानसून सीजन के अंदर हम जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि मज़ीद आने वाले दिनों में हम कितने मानसून स्पेल्स जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे, और इनके क्या नुकसानात या क्या फ़वाइद भी हो सकते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो उसके साथ भी बदल सकता है, और ये भी क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इन मानसून स्पेल्स से गर्मी का जोर जो है वो टूट जाएगा? देखिए जो हमारी मेजर पानी की ज़रूरियात हैं, जो वो मानसून सीजन के अंदर हम पूरी करते हैं, हमारे जो रिजर्वायर्स हैं वो रिचार्ज होते हैं, उनको हम फिल करते हैं। इसी तरह जो ज़मीन पानी है वो भी रिचार्ज होता है मानसून सीजन के अंदर। हमारी फसल की ज़रूरियात जो हैं वो भी मानसून जो है वो पूरी कर रहा हो। तो ये सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सारा एसोसिएटेड है मानसून रेनफॉल्स के साथ, हमारी जो ग्रोथ है, क्रॉप ग्रोथ है, वो उसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये तमाम पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि मानसून के साथ हमारी एसोसिएटेड हैं, और हमें एक अच्छी मानसून की, अच्छी बारिशों की जो है वो बहरहाल जो है वो ज़रूरत रहती है। वो जहाँ तक बात यह है कि टेम्परेचर्स के हवाले से, तो बारिश के दौरान तो मौसम की काफ़ी हद तक सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाती है, टेम्परेचर्स जो है वो मुतदिल हो जाते हैं। लेकिन बारिश के फ़ौरन बाद जब धूप निकलती है तो ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो बढ़ गया होता है, तो जिसके बायस फील लाइक टेम्परेचर जो है, हब्स की कैफियत जो है वो बढ़ जाती है। तो ओवरऑल तो जुलाई और अगस्त के महीने में जो रेनफॉल्स तो हम एक्सपीरियंस करते रहेंगे, और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर्स जो हैं बारिश के दौरान, बारिश के फ़ौरन बाद मुतदिल हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो एक जुड़ी हुई चीज़ जो मानसून के अंदर है वो हब्स की कैफियत भी है, तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया अभी रिसेंटली के जो मौसम की तब्दीलियां थी, जो हमें टेम्परेचर हुआ, और ख़ासतौर पे ह्यूमिडिटी का आपने जिक्र किया,
तो सर इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है कि क्लाइमेट चेंज का क्या ये असर है कि हमने बहुत जल्दी इस दफ़ा एक्सपीरियंस किया हबस के मौसम को? बेसिकली जुलाई और अगस्त जो है वो हमारे यहाँ मानसून सीजन का जो है वो स्टार्ट होता है, और हब्स की कैफियत भी जुलाई और अगस्त के अंदर ही हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और ऑलमोस्ट ये कैफियत जो है वो मिड सितंबर तक रहती है। तो जो जो ह्यूमिडिटी हवा में नमी का तनासुब बढ़ता है तो वो हब्स की कैफियत या जो फील लाइक टेम्परेचर्स जो हैं वो हमारे पास जो हमें हम ज़्यादा एहसास कर रहे होते हैं। क्लाइमेट चेंज का ज़ाहिर है एक फैक्ट बन गया हुआ है, एक हकीकत है और जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। तो उसका जो है एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो नॉर्मल जो पैटर्न्स हैं, मॉनसून पैटर्न्स हैं, उनमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, टेम्परेचर पैटर्न्स हैं उनके अंदर चेंजेस है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का जो है वो ज़्यादा हो जाना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्लाइमेट चेंज के साथ, ये मौसमियाती तब्दीली के साथ जुड़ी हुई हैं। हमने जल्दी फेस की है अभी, और आप कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त ऑब्वियसली हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, इवन सितंबर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। तो क्या उस पर फ़र्क पड़ेगा, कोई उसका टाइम स्पैन कम होगा या वो उसी तरह रहेगा अपनी जगह पे, वो सितंबर में जाके ही हमें कोई रिलीफ मिलेगा? ओवरऑल तो जुलाई अगस्त और मिड सितंबर तक मानसून रेनफॉल्स ऑन एंड ऑफ जो है वो जारी रहती हैं, और इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि नॉर्मल पैटर्न्स में, नॉर्मल रेंज में जो है वो रेनफॉल्स होंगी, लेकिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को जो है वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स हैं, विंड स्टॉर्म्स हैं, इसी तरह लैंडस्लाइड्स हैं, अर्बन फ्लडिंग है। तो ये तमाम हैजर्ड्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, लिंक्ड हैं मानसून रेनफॉल्स के साथ और टॉरेंशियल रेन्स के साथ। तो ओवरऑल तो हम यही एक्सपीरियंस करते हैं कि जुलाई अगस्त और सितंबर मानसून एक बड़ा पावरफुल वेदर सिस्टम है, और उम्मीद यही है कि ये मिड सितंबर तक चांसेस यही है कि ऑन एंड ऑफ रेन के चांसेस रहेंगे। बारिश के दौरान तो टेम्परेचर्स जो है वो मुतदिल हो जाया करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हब्स की कैफियत जो है वो दोबारा उदाया करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, अभी जो रिसेंट स्पेल हमारा गुजरा था तकरीबन 25 जून से 29 जून तक गालबन, या 28 जून तक, तो उसमें सबसे ज़्यादा बारिश आपने कहाँ पर देखी है, जहाँ पर किस इलाके में मुल्क के हुई, और अभी ये जो ऑनगोइंग स्पेल है इसमें कहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है? देखिए मॉनसून रेनफॉल्स में एक और इसका है कि इसमें रेनफॉल्स जो है वो काफ़ी एराटिक भी होती हैं। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, एक सर्टेन स्पेस में टाइम में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर थोड़ी सी स्पेस के बाद फिर वो टाइम उस हम एक्सपीरियंस ये करते हैं कि वहाँ पे कम होती हैं। जो प्रेजेंट स्पेल है इसमें फ़िलहाल तो हम एक्सपीरियंस ये करेंगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ द स्पेल में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में जो है वो रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होगी, जिसमें पंजाब के ज़्यादातर इलाके हैं, खैर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाके हैं, कश्मीर के ज़्यादातर इलाके हैं, जो और वो भी ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर्स में कंसंट्रेटेड है। वहाँ पे जो है वो बारिश जो है वो एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं ज़्यादा। उसके बाद फिर सेकेंड हाफ में फिर सदर्न हाफ ऑफ द कंट्री में जो है वो चांसेस जो है वो रेनफॉल के जो है वो ज़्यादा रहेंगे। कश्मीर का जिक्र करके मुझे कश्मीर की सूरत हाल और फिर गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल की तरफ रुख करवा दिया। वहाँ के मौसम का बताएं। गिलगित का मौसम वैसे भी ओवरऑल अच्छा होता है, लेकिन मानसून में कैसा वहाँ पर एक्सपेक्टेड होता है मौसम? ज़्यादातर जो मानसून रेनफॉल्स हैं वो ज़्यादातर कश्मीर के एरिया में और लोअर रीचेस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ हैं उनमें ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। ओवरऑल तो वैसे तो नॉर्दर्न एरियाज का टेम्परेचर्स और मौसम जो है वो मुतदिल रहता है, लेकिन मानसून सीजन्स में इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल्स जो हैं, ख़ासतौर पे जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है उनमें इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल्स जो हैं वो मानसून में नहीं होती। लेकिन जो लोअर रीचेस ऑफ माउंटेन्स हैं वहाँ पे जब मानसून अगर स्ट्रॉन्ग रेन्स होती हैं वो जब पेनिट्रेट करती हैं तो उसकी वजह से रेनफॉल्स हो जाती हैं और फिर वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह के अंदेशा जो है वो रहता है। इसी तरह जो हिल टॉरेंट्स हैं खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये कि 8 जुलाई को जब ये ख़त्म हो रहा है तो अगला स्पेल कब से शुरू होने का ये चांसेस हैं? 13-14 जुलाई से? देखिए ये तो मानसून सीजन में इंटरमिटेंट रेन जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में रहती है। जो मेजर स्पेल है, पोर्शन है मानसून का, इसमें 8 को काफ़ी हद तक डिटीरिएट कर जाएगा, लेकिन डजंट मीन के पूरे मुल्क में ऐसे क्लीन ऑन एंड ऑफ रेन्स जो हैं पूरे जुलाई तक हम एक्सपीरियंस करते रहेंगे।
हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल मौसम की एक एक चीज़ पर दे रहे थे कि मानसून की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कब दोबारा स्पेल आने वाला है, कहाँ कहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का या नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है, और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आने वाले स्पेल में कराची के लिए भी जो है वो अच्छी खबर है कि वहाँ पर भी मानसून शुरू होने और ये भी उन्होंने बता दिया कि आप अपने आगे वाले दिनों को किस तरीके से प्लान करें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफ़ ट्रैवल करें, ऑलरेडी जो है वो देख लें कि मौसम की सूरत हाल क्या है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रैवल करें, या कहीं पे भी आपने जाना है या आपने कोई भी अपना काम करना है तो वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने प्लान्स को जो है वो बरकरार। एग्जैक्टली। एक ब्रेक, हमारे साथ रहें, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। डार्लिंग, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मुझको जरा तू आके मिल। दर्जी ने ईद पे कपड़े टाइम पे दे दिए थे। हाँ, ये पहले रोजे मिल गए थे। हैं? बचपन बचपन होता है। ये जो सेवइयां होती हैं, जी जी, ये आप खुद पकाते हो या कुक पकाता है? डार्लिंग, एक्टिंग तो आम लाइफ में हम करते ही रहते हैं। मैं ना जमदी डोलावे, मैं ना जमदी, खुशियां दी ईद होई, लाई रौनक पीटीवी, आए मुंह ते फिर हासे, डार्लिंग दी ईद होई। सुबह जो जल्दी उठता है वो जिंदगी में कामयाब होता है, और जो राइजिंग पाकिस्तान देखता है उसको पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। और मैं करती हूँ इस शो में नित नई बातें, टॉक शॉक, चिट चैट, मूवीज, ड्रामास, इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर। मैं हूँ तौसीक खैर, मैं हूँ फातिमा जदून, और मैं हूँ रुशना जमी, और हम हैं राइजिंग पाकिस्तान। खेल की दुनिया से रंगारंग खबरें जो है हमारे सामने आती जा रही हैं, और पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया के हर कोने में रोशन होता जा रहा है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी खेल खेला जा रहा हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ पे पाकिस्तानी झंडा ना लहराया गया हो। एग्जैक्टली। सो आप लोगों के लिए एक और खुशी की खबर ये है कि टाइक्वांडो में भी पाकिस्तानी वैसे जो है ना अब बहुत ज़्यादा फाइटिंग की इस गेम्स में आते जा रहे हैं। हम लोग देखें MMA में पाकिस्तान नाम कर रहा है, बॉक्सिंग में कर रहा है, उसी तरीके से टाइक्वांडो की थाईलैंड में 6ठी हीरो इंटरनेशनल टाइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बच्चों की शानदार कारकर्दगी और मजमूई तौर पर 28 तमगे माशाल्लाह से इन्होंने जीते हैं। और चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम के 12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ये टीम थी, जिसमें लड़कों और लड़कियां दोनों शामिल थे, और दोनों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान ने 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 18 ब्रोंज मेडल्स अपने नाम किए हैं, और खिलाड़ियों ने फाइट और पोम्से के अलावा दीगर कैटेगरीज में हिस्सा लेते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। सो एज यू सी रुशना, कि हम लोग पहले जिक्र कर रहे थे बॉक्सिंग के हवाले से, रिसेंटली पाकिस्तान ने बॉक्सिंग में भी वर्ल्ड यूथ टाइटल का दिफा किया है। MMA में हम लोग देखें तो उलूमी करीम जैसा हमारे पास नाम मौजूद है जो UFC की फाइट्स खेल रहे हैं। तो यहाँ पर टाइक्वांडो भी एक वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कराटे है। तो टाइक्वांडो में पाकिस्तानी बच्चे जा रहे हैं व्हाइट बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, और इस तरीके से बहुत सारे तमगे जीतते जा रहे हैं। जब कितनी खुशी की बात है कि आप किसी भी स्पोर्ट को ले लें, वहाँ पे ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तानी बच्चे जो है वो मुल्क का नाम रोशन ना करें। चाहे आप स्नूकर को ले लें, चाहे आप टाइक्वांडो को ले लें, चाहे आप बॉक्सिंग को ले लें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, क्रिकेट इवन हमारे कोई भी खेल ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन ना हो रहा हो, या पाकिस्तान का नाम जो है इंटरनेशनली लिया ना जा रहा हो कि पाकिस्तानी बच्चे जो है वो या दुनिया में ऐसा कोई काम ना चल रहा हो जो पाकिस्तान में ना मौजूद हो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। और इसी से रिलेटेड अगली खबर भी है कि कोप एमआई की दुनिया में भी पाकिस्तान का नाम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास मौजूद है K2, तो K2 नांगा पर्वत, ऐसी बहुत सारी जब चोटियां मौजूद हैं दुनिया की हाईएस्ट पीक्स, इतनी रेंजेस हमारे साथ मौजूद हैं, और उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे जो है वो, थोड़ी देर पहले हम ब्रेक में भी ये डिस्कशन कर रहे थे कि रॉक क्लाइंबिंग और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन भी होना शुरू हो गई हैं,
और पहले ये समझा जाता था कि ये जो गेम्स जो हैं वो इस तरह से नहीं है, लेकिन स्टिल ये गेम्स जो हैं वो की जाती हैं और बहुत सारे बच्चे भी जो है वो हमारे इसमें शामिल होते जा रहे हैं। खबर बहुत इंटरेस्टिंग है और ये है कि कोपेमा की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया गया है और वो रिकॉर्ड ये कायम किया गया है कि 8 साला अरबान शिगरी और उनके साथ हैं जी 12 साला दानिश सतपारा। उन्होंने खसरगंज चोटी जो है वो सर कर ली और दोनों नन्हे जो है ये कोपेमा है और मुहिम जोई इन्होंने 25 जून को शुरू की थी और 19,365 फीट बुलंद जो चोटी सर की है और सबसे कम उम्र तरीन कोह पैमाओं का इन्होंने एजाज़ अपने नाम किया है। दानिश सतपारा, आप लोगों को बताते चलें कि सादिक सतपारा के बेटे और मरहूम कोह पैमा हसन सतपारा के भतीजे हैं। तो ये सतपारा फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती रही है हमेशा से हमारी कोह पैमाई की दुनिया में और यही एक सबूत है कि इनके सपूत जो हैं वो भी अब पहाड़ सर करना शुरू कर दिया उन्होंने भी। बिल्कुल, ये बहुत ही अमेजिंग खबर है और पाकिस्तान के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जब इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं तो पाकिस्तान का नाम और भी रोशन हो जाता है और मेरे ख्याल से हमारे लिए बड़ी गुड न्यूज़ भी हो जाती है। रोज़ जो है वो हम खुशी का समा जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, और ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ यूरोप में और यूरोप के एक ऐसे शहर की मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ जहाँ पर लोग बहुत ही तंग हैं सयाहों से। और वो तंग क्यों है? वो इस वजह से तंग है कि वहाँ पर सुकून उनको मैसर नहीं है। और ये है जी यूरोप के एक ऐसे शहर की पुरफ़ज़ा जहाँ पर मकाम है और शहर की तंग गलियों में पहियों वाले जो सूटकेस होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम है। तो क्रोएशिया का ये खूबसूरत शहर है जहाँ पर सालाना लाखों सयाह आते और जाते हैं, लेकिन इनको मसला ये है कि जब वो अपना सूटकेस लेकर गुजरते हैं उसके नीचे जो टायर्स हैं वो जब चलते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा शोर पैदा होता है क्योंकि वहाँ पर ये ब्रिक्स की बनी हुई गलियाँ हैं तो उन गलियों में ज़्यादा शोर पैदा होता है। इसलिए तो वहाँ पर अब ये पाबंदी लग गई है कि आप लोग जब भी क्रोएशिया जाएंगे तो ये टायरों वाला सूटकेस ना लेकर जाइएगा वरना ये एयरपोर्ट पर जब्त कर दिया और आपको पता है कि उसके लिए एक जुर्माने की रकम भी जो है वो फिक्स की गई है कि आप तकरीबन पाकिस्तानी 90,000 रुपये जो है वो पे करेंगे अगर आप उन तंग गलियों में जो है वो टायरों वाला बैग लेके जा रहे हैं। तो आप थोड़ी सी जहमत करें और वो बैग लेके जाएं जो कि आप जो है वो आसानी से जो है कैरी कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि न्यू फ्यूचर में ये भी होगा कि हम शहर के बाहर ही एक ऐसी जगह बना देंगे जहाँ पे आप अपने सारे बैग्स जो हैं वो सबमिट कराएंगे और उसके बाद आप शहर के अंदर जाएंगे और उसके बाद आप बहुत मुश्किल सूरत हाल होने वाली है। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे रुशना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।